जिसने भी बीजेपी ज्वाइन की, तो बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि वो उसमें अंदर जाता है और जब बाहर निकलता है तो सारे उनके जितने भी काम हैं सब धुल जाते हैं, जो भी उन्होंने अच्छा बुरा जो किया है। मगर भारतीय जनता पार्टी में आया और वो आदमी अपराधी था और दूसरे दिन वो उससे बरी कर दिया जाए, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। और वोट चोरी को लेके भी मैं पूछने ही वाला था, आपने खुद ही बात छेड़ दी है। वोट चोरी को लेके राहुल गांधी जी ने बड़े आरोप लगाए हैं कि एक 10 बाई 10 के कमरे में जो है। अभी आप देखिए, कहा गया है कि बुर्का नहीं हटाएंगे वोट देते समय। अभी जैसे आपने ये जो चीज़ बताई कि एक ही की मज़ार जो है अलग-अलग जगहों पे है, एक ही नाम की, फ्रेंचाइज़ी नहीं हो हाँ, सकती है। हाँ, वही हल्द्वानी में भी है, वही कालाढूंगी में है, वही रामनगर में है। फ्रेंचाइजी नहीं हो सकती है किसी मजार की। उत्तराखंड के अंदर भी चल रहा है यूसीसी, जो लगता था कि नहीं हो सकता, लेकिन हुआ। तो स्थितियां हैं, वो राजनीतिक प्रशय के कारण एक वर्ग ने उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि जहां संख्या ज्यादा बढ़ जा रही है। अच्छा, सिर्फ मंदिरों से ही पैसा क्यों लिया जाता है? ये तो बहुत पुराना है कि आप वक्फ को पैसा देंगे, हज को सब्सिडी देंगे और पैसा लेंगे। दक्षिण के मंदिरों का तो सोना गला के सरकार ले रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि धामी जी जो हैं, इस बार ये घोषणा कर दें कि हमारी जो राजधानी है, वो गैरसैंण हो गई? इस तरह की घोषणाएं करने से बेहतर होगा एक सरकार को फिर कमिटमेंट के जवाब देने पड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट आईटीजी टॉक्स में। आज हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्हें भाजपा का मीडिया कमांडो कहा जाता है, उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश मंत्री, राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट और पिछले कुछ समय से अनिल बलूनी की कोर टीम में रणनीति के मास्टरमाइंड। 2019 में भी पीएम मोदी की बनारस सीट पर मीडिया वार रूम चलाने वाले, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स वाले कॉलमिस्ट और उत्तराखंड की हर खबर को राष्ट्रीय स्टेज तक ले जाने वाले सतीश लखेड़ा। आज हम उनसे जानेंगे उत्तराखंड में भाजपा की 2027 की रणनीति क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज के हमारे धन्यवाद। पॉडकास्ट में। धन्यवाद। सर 2027 बहुत नज़दीक है, बस अब कुछ ही महीने बचे हैं, लगभग साल भर। भाजपा की क्या तैयारी है इस बार की? भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली पार्टी है और केवल हमारा काम राजनीति नहीं रहता है, ये चुनाव ही नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या कार्यक्रमों को देखेंगे, वो कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, कभी वो आपदा में काम करते हैं। चुनाव बीच में पड़ाव की तरह है। जैसे अभी सरदार पटेल साहब की 150वीं जयंती आ रही है, पूरे देश में यात्राएं निकलेगी। सरदार पटेल कौन थे, क्या बड़ा व्यक्तित्व था, जैसे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए केवड़िया में इतनी बड़ी मूर्ति बनी है। जिस पार्टी में थे वो, उन्होंने भले ही सम्मान न दिया हो, मगर आज उनका व्यक्तित्व जितना बड़ा है वो याद किया जाना चाहिए। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आ रही है, 100वां साल हो रहा है उन्हें। उनका आजादी की लड़ाई में कितना बड़ा योगदान था, उसको लेके बहुत बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं। बीच में अहिल्याबाई होलकर के कार्यक्रम थे, जिन्होंने सनातन के जितने टूटे फूटे मंदिर थे, जीर्ण शीर्ण थे, उनके उत्थान के लिए किया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे ये पार्टी के नेता नहीं थे, मगर इस देश के गौरव थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करती है, हर मोर्चे पे काम करती है, सांस्कृतिक सामाजिक रूप से। इसीलिए जो चुनाव आएगा, वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरी शक्ति के साथ लड़ेगी, मगर वो अपने कार्यों के साथ लड़ेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस संकल्प के साथ हम आए, उन कामों का रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे और माननीय मोदी जी की जितनी योजनाएं गांव-गांव तक पहुंचानी है, उन पे कितना काम हुआ है, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड होगा। और हम आश्वस्त हैं कि 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे जनमत के साथ फिर सरकार बनाएगी। अच्छा सर, विपक्ष के कई आरोप लगते हैं हमेशा, वैसे कोई भी विपक्ष में हो तो आरोप तो लगाता ही है, लेकिन कांग्रेस के बड़े कुछ ऐसे आरोप हैं कि जिसने भी बीजेपी ज्वाइन की, तो बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि वो उसमें अंदर जाता है और जब बाहर निकलता है तो सारे उनके जितने भी काम हैं सब धुल जाते हैं, जो भी उन्होंने अच्छा बुरा जो किया है। अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह का एक देखिए, राजनीतिक व्यक्ति कोई भी किसी दल में जाता है, किसी विचारधारा से प्रभावित होता है, किसी समीकरण से जाता है, वो राजनीतिक विषय है। मगर भारतीय जनता पार्टी में आया और वो आदमी अपराधी था और दूसरे दिन वो उससे बरी कर दिया जाए,
ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। जिनके केस जो चल रहे हैं, जिस पे सीबीआई होगा, जिस पे कानूनी कार्रवाई होगी, जहाँ भारतीय जनता पार्टी कोई रीच नहीं है और जो उन्होंने अपना न्यायिक तरीकों से झेलना है या उन प्रक्रियाओं से गुजरना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। तो इसलिए ये कांग्रेस के पास जो हथियार थे पिछले 10 सालों में, जो धीरे-धीरे खत्म हो गए, कभी ईवीएम को गाली दी, तो अब उन्होंने वोट चोरी पे आ गए हैं। उसी तरह ये भी एक उनका आरोप है जो निराधार है। अब वोट चोरी को लेके भी मैं पूछने ही वाला था, आपने खुद ही बात छेड़ दी है। वोट चोरी को लेके राहुल गांधी जी ने बड़े आरोप लगाए हैं कि एक 10 बाई 10 के कमरे में जो है मेरे ख्याल से 40 या 80 के आसपास कुछ बताया था उन्होंने संख्या हुँ। कि इतने लोगों के वोट। देखिए, वोट में बीएलओ के द्वारा जब पूरी डोर टू डोर जाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुत बड़ा ढांचा है, ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, सबसे बड़ी पार्टी है बिल्कुल। दुनिया की। इनके पास भी हैं अपने बीएलओ। जिन तर्कों के साथ, जिन बीएलओ के कागज़ के आधार पे राहुल गांधी बोलते हैं। मगर आज जब उनके नेताओं के 2-2 3-3 वोट निकल रहे हैं और जो हमने जारी भी किए हैं, तो उसके बाद ये विषय उन्होंने लंबे समय से उठाना बंद कर दिया है। और जब चुनाव आयोग ने अपनी पत्रकार वार्ता के द्वारा साफ किया कि भाई जब कोई मृत हो गया तो वोट से नाम कटेगा, जो उस आयु में आ गया, नया मतदाता बन गया, वो नाम जुड़ेगा। तो वोटर लिस्ट पिछली बार वाली में नया परिवर्तन होगा, जो गया और जो आया, ये नए जुड़ेंगे और जो है उसका संशोधन है, उसके लिए आप फॉर्म भरेंगे, आप बताएँगे, चेक करेंगे और संशोधन के लिए बार-बार लोग दरवाज़ों पे आते हैं। तो ये नया विषय नहीं है, मगर नए तरीके से पेश किया गया है। अच्छा सर, विपक्ष का एक आरोप और भी है। अभी हाल ही में सीएम धामी जी ने अर्बन नक्सल के बारे में बात छेड़ी। हुँ। तो विपक्ष का कहना यह है कि सत्ता दल के पास जब कुछ नहीं होता है, तो कभी वो लव जिहाद, कभी थूक जिहाद और अब जो है अर्बन नक्सल के ऊपर आ गए हैं। ठीक है। देखिए, लंबे समय से जिन विषयों को लेकर तुष्टीकरण के नाम पे दबाया जा रहा था, अनदेखा किया जा रहा था या वोट बैंक के कारण उन विषयों को छुआ नहीं जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही उन बड़े-बड़े विषयों पे गंभीरता से बात की, खुल के बात की। 3 तलाक एक घर के अंदर होता था, हमारी मुस्लिम बहनों के साथ होता था और उसके बाद अगर उन्हें अपने वैवाहिक जीवन में वापस आना है, उसी घर में झगड़ा हुआ है, मगर वापस आना है, तो हलाला जैसी घृणात्मक और जिस पे हम आज के सभ्य समाज में सोच नहीं सकते हैं, उस प्रक्रिया से गुज़रना होता था। आज नहीं हो रहा है। उसी तरह जो उनको जब हम यूसीसी लाए हैं, एक व्यक्ति को 4 विवाह की इजाज़त, 5 विवाह की इजाज़त। एक महिला का वैवाहिक जीवन और उसका किस तरीके से अस्थिर रहेगा, तो इन सारे विषयों पे हमने खुलकर बात की। तो अगर हम किसी समाज के भीतर हिंदू समाज में भी कमियाँ थी, भई सती प्रथा थी या और भी कमियाँ रही, समय के साथ दूर हुई, कमियाँ थी, बिल्कुल। वो भी होनी चाहिए। अगर इसे इस रूप में देखेंगे सामाजिक उत्थान के रूप में, तो वो बहुत अच्छा काम दिखाई देगा। मगर अगर वोट बैंक के रूप में दिखाई देगा, जैसे अभी आप देखिए, कहा गया है कि बुर्का नहीं हटाएँगे वोट देते समय। सारा इंडी गठबंधन, पूरा महागठबंधन जो बना है, सारे उनके प्रवक्ता और उनके विश्लेषक टीवी पे बोलते हैं, ये अत्याचार है, ये गलत है, ये उनकी प्राइवेसी के साथ खतरा है। आप बताइए जब वो एयरपोर्ट पे जा रहे हैं या हज उम्रा करने जा रहे हैं या जब आप कहीं पे अपनी पहचान बतानी है आपको, तो वहाँ पे आपको हटाना पड़ेगा। बिल्कुल हटाना मगर पड़ेगा। मगर आप भी सहमत हैं, मगर इस मुद्दे को लेकर वो अमेंडमेंट चाहते हैं कि हमारे साथ ये विशेष व्यवस्था रहे कि हम बिना बुर्के के ही वोट दें और करें। तो इसलिए ऐसे कई विषयों को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी छेड़ती है और जिहाद की जहाँ तक बात है, आप देखिए हमारे सामने रोज़ ऐसे प्रसंग आ रहे हैं कि वो श्रद्धा 36 टुकड़ों में फ्रिज में पाई गई और वो एक ही नहीं, कभी वो सूटकेस में है, कभी कई स्थितियों में पाई जा रही हैं और ज़्यादातर हिंदू लड़कियाँ हैं। तो इसका मतलब 2 अलग-अलग धर्मों का अंतर धार्मिक विवाह अगर दोनों प्रेम करते हैं तो किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है, बहुत सारे हुए हैं और सफल जीवन जिया है। मगर आप इंटेंशनली और किसी अभियान के तहत ऐसा कर रहे हैं कि जिसके साथ आप जीने मरने की कस्में खा रहे हैं, उसका एक ही दिन में ऐसा क्या हो जा रहा है कि उसको मौत आप दे रहे हैं, पहली चीज़। नंबर 2 धार्मिक रूप से जो डेमोग्राफी हम बार-बार देख रहे हैं, अपने राज्य की देख रहे हैं या इंटेंशनली हम मज़ारों को देख रहे हैं,
जहाँ मज़ारें नहीं हैं, अचानक मज़ार उग आई हैं। मज़ार क्यों होती हैं, इसके बारे में भी लोग बात नहीं करना चाहते हैं। और हिंदुओं को लगता है कि जहाँ उनके धार्मिक स्थल हैं, उतने ही हम बचाएँ, उनकी तरीके से काम करें, उन्हीं में पूजा-पाठ समय नियमित हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मगर आप अचानक उन क्षेत्रों में जहाँ कोई मुस्लिम आबादी नहीं है, जहाँ कोई ऐसा संत फ़कीर नहीं था जिनके की मृत्यु होने के बाद वहाँ पे उनको दफनाया गया और वहाँ पे उनकी मज़ार बनाई गई। एक रात में अचानक हरी चादर आ जाती है। वही हल्द्वानी में भी है, वही कालाढूंगी में है, वही रामनगर में है। फ्रेंचाइज़ी नहीं हो सकती है किसी मज़ार की। एक व्यक्ति वहीं दफ़न हुआ और जब जाँच की जा रही है तो वहाँ कुछ नहीं है। तो मैं बड़ी गंभीरता के साथ ये कहना चाहता हूँ। अभी जैसे आपने ये जो चीज़ बताई कि हाँ, एक ही की मज़ार जो है अलग-अलग जगहों पे हैं, हाँ, एक ही नाम की, हाँ, फ्रैंचाइज़ी नहीं हो हाँ, सकती है। हाँ। अभी कुछ ही दिन पहले हम बैठे थे कर्ण महाराज जी के साथ, उनके साथ बातचीत हो रही थी, तो उनका भी कहना कुछ इस तरीके का था कि हमारे भी जो पूजनीय रहे हैं, हुँ, उन्होंने कभी यहाँ पूजा करी, कभी कहीं पे ध्यान लगाया, कहीं कभी कुछ किया, अलग-अलग जगहों पे गए, हुँ। तो उनके अलग-अलग जगहों पे मंदिर बन गए। तो वो इस चीज़ से कंपेयर करते हैं इसको। हाँ, देखिए, उनकी मजबूरी है। देखिए, उनको मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलनी है, उनको नमाज की छुट्टी देनी है, उनको तुष्टीकरण करना है, भागते हुए वोट बैंक को बचाना है और उन लोगों को विश्वास दिलाना है कि आप कुछ भी करें, हम आपके साथ हैं। इतना रक्तपात जो भारत के विभाजन में हुआ, तब जिन्होंने उफ़ नहीं की और उल्टा पाकिस्तान को अच्छी खासी रकम देके कि इस राष्ट्र को खड़ा करना है, जिनका पूरा तुष्टीकरण के एजेंडे के साथ जो मजबूती से खड़े हैं, जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं और उनको वोट बैंक ना गड़बड़ा जाए। अभी एक टीवी डिबेट में एक मौलाना ने अखिलेश यादव जी की पत्नी जो सांसद हैं डिंपल यादव जी, हमारी बहन है उत्तराखंड से हैं, उन पे एक अभद्र टिप्पणी की। अखिलेश यादव मुसलमानों के मसीहा, हुँ। उन्होंने एक बार भी नाराज़गी नहीं जताई। कारण क्या? मेरा वोट बैंक है। इसलिए जब आप सिद्धांतों से, मूल्यों से और व्यावहारिकता से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो साफ-साफ दिखाई देता है कि आप हमारे दिवाली के पटाखों में आपको ओज़ोन की परत दिखाई देती है, मगर आप दूसरी जगह कहाँ कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो इसलिए और दूसरा बार-बार जैसे जिहाद की बात आ रही है, आपने लगातार मसूरी में देखा होगा किस तरह वो पर्यटकों के चाय में थूक रहा है। कई शादियों में वो तंदूर लगाते हुए थूक रहा है और उन बच्चों को बनाया गया उस तरीके का। उनको जो शिक्षाएँ दी गई हैं, जिस तरीके से उन्हें काफ़िरों के प्रति उनकी नफ़रत और जो उनकी किताब भी बोलती है, तो वो चीज़ हम समाज से हटाने के लिए अगर कोई कानून ला रहे हैं या उसको लेकर कोई कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये किसी का उत्पीड़न नहीं है। समाज में विद्वेष पैदा करने वाले व्यक्ति पे कार्रवाई के रूप में क्यों नहीं देखा जाता है? इसे इसी रूप में मुझे लगता है देखा जाना चाहिए। अच्छा सर, एक थोड़ा-सा अलग हटकर है सवाल, क्योंकि एक धर्म विशेष को लेके बातचीत हो रही थी। हमारे कुछ ऐसे कश्मीर में कानून थे जिनके ऊपर बड़े लंबे समय से चर्चा चलती थी कि हाँ, इसको हटाएँगे, हटाएँगे और भाजपा ने हटाए भी। 370 और 35 ए। इनको हटाना कितना मुश्किल या कितना आसान रहा भाजपा के लिए? देखिए, हम सरदार पटेल साहब का 150वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं 30 अक्टूबर को। पहले तो उन्हें प्रधानमंत्री बनना था, पर चलिए देश की 15 रियासतों ने जब वोट किए 46 के चुनाव में और उस समय ये था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो वोट आए तो 3 रियासतें एब्सेंट रही। प्रांतीय जो परिषद थी उनकी 15 प्रांतीय परिषद थे, 12 ने वोट दिए और 12 के 12 वोट सरदार पटेल के पक्ष में थे। पंडित नेहरू को एक वोट भी नहीं मिला। महात्मा जी ने समझाया, गांधी जी ने सरदार पटेल को, गुजरात के थे तो थोड़ा और अपनेपन से समझाया कि ये बैरिस्टर है, अंग्रेजी जानता है, अंग्रेजों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और हमें जो पहला प्रधानमंत्री चाहिए, हमें अंग्रेजों से बहुत चीज़ें समझनी, बहुत किस्म की चीज़ें होंगी। तो मना लिया, सरदार पटेल साहब ने नाम वापस लिया और प्रधानमंत्री बन गए। अब इन्हें गृह मंत्री बनाया गया। गृह मंत्री ने जब रियासतों के विलय के लेकर पूरा निर्णय लिया
और आप जानते हैं लौह पुरुष इसीलिए कहते हैं कि हैदराबाद के निजाम से लेकर बड़ी-बड़ी रियासतों को किस तरीके से उन्होंने विलय किया और सम्मान भी रखा, उनका मान भी रखा। तो उसमें पंडित जी ने कहा मैं कश्मीरी हूँ। नेहरू नहीं, कौल है तो जवाहरलाल जी ने कहा कि मुझे यहाँ का विषय मैं देखूंगा और कश्मीर ही उन्होंने हैंडल किया और कश्मीर ही इस देश के लिए दिक्कत बना। हम तो उत्तराखंड के लोग हैं, हमारे हर गांव से शहीद हैं जिन्होंने कश्मीर में शहादत दी उस समस्या को लेकर के और उस पाकिस्तान को लेकर के और हमारे देश ने जाना कि किस तरीके से एक मानसिकता वहां थी कि जो भारत को भारत नहीं मानती। आज जब 370 हटा दिया गया है तो शांति है, लाल चौक पे तिरंगा फहरा रहे हैं, आराम से अमन चैन है, पर्यटक जा रहे हैं। तो इसलिए उस चीज को हटाने के लिए, और हमारा तो पहले से नारा था जहां शहीद हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। भाई लखनपुर बॉर्डर से आगे कश्मीर में जाने पे जब टैक्स लिया जाता था और अटल जी और डॉक्टर मुखर्जी ने प्रवेश किया तो उनको गिरफ्तार कर दिया। तो मुखर्जी साहब ने कहा भाई अटल आप वापस जाओ और पूरे देश को बताओ और मैं इस कानून को खत्म करके आऊंगा। वो जम्मू कश्मीर की जेल में अरेस्ट हो गए, यातनाएं दी गई, देश के सांसद थे, मंत्री रहे थे और उनका जब निधन हो गया तो बताया कि इनकी आप लाश लेके जाइए। आप बताइए क्या उन पे यातनाएं गुजरी होंगी। वो देश में एक बड़ा मैसेज देने जा रहे थे। कितना कांग्रेस सरकार ने और पंडित जी की सरकार के समय क्या क्या हुआ है। वो देश की पहली राजनीतिक हत्या थी डॉक्टर साहब की, इसको देश वो नहीं कर सकता। और हमने उसी शपथ को लेकर सालों आंदोलन चलाए तो मजाक उड़ाया गया भारतीय जनता पार्टी का। कौन 370 हटा सकता है, कांग्रेस का तो सूर्योदय कभी अस्त नहीं होता है। राम मंदिर कब बनाएंगे, मजाक भी उड़ाते टीवी डिबेट में, तारीख नहीं बहुत बार हुआ बताएंगे। है। तो ये बड़े काम, ये दुष्कर कार्य धीरे 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 इस जनमत ने, इस देश की जनता ने मोदी जी पे विश्वास किया, हमारी सरकार बनी, उस सरकार ने बड़े फैसले लिए। तो मुश्किल तो बहुत रहा, लेकिन फिर भी भाजपा ने कर दिखाया। अच्छा, ऐसा ही एक कानून उत्तराखंड के अंदर भी चल रहा है, यूसीसी, जो लगता था कि नहीं हो सकता लेकिन हुआ। अच्छा, इसमें भी विपक्ष बहुत सी कमियां दिखाता है अभी भी, और वैसे कुछ आम जनता भी दिखाती है कमियां। तो आपको लगता है कि वो जो कमियां दिखा रहे हैं वो हैं, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर जातियों को यूसीसी से बाहर रखा गया है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये तो गारंटी है ही नहीं कि जो यूसीसी के अंदर आते हैं और जो बाहर हैं उन दोनों की आपस में कभी बातचीत ना हो, या कभी उनके संबंध ना हो, या कभी वो दोस्त ना बने, या उनकी शादी ना हो? देखिए, यूसीसी का विषय किसी धर्म को लेकर फोकस करते, टारगेट करते हुए नहीं है। सबके लिए एक कानून, सबके लिए कानून है। हमारे, आप जनजातीय क्षेत्रों की बात कर रहे होंगे, जहां हमारी जनजातियां जो विलुप्त हो रही हैं, जिनको कई ऐसी हैं कि जिनको बचाने के लिए काम चल रहा है, उनकी संस्कृतियां विशिष्ट रही हैं, उनका योगदान विशिष्ट रहा है। और अगर हम सनातन की बात और भारतीयता की बात करते हैं तो उनके बिना वो पूरी नहीं होती। और उनमें भी ये विषय समाप्त होते जा रहे हैं, दिखाई नहीं देते हैं। मगर उनके संरक्षण के लिए, उन जातियों के मूल्यों को बचाने के लिए, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए अगर निर्णय लिया गया है, वो उनके लिए प्रोत्साहन के लिए नहीं है। मगर जब हम कहीं एक और धर्म में राजनीतिक मुद्दा, कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं बता रही है कि आप अन्य जातियों के लिए, भारतीय जातियों में, ये जो हिंदुओं की जातियों में आप विषय में आप पैरामीटर लेकर आ रहे हैं, वो केवल और केवल मुस्लिम विषय पे इसलिए आते हैं कि अगर हम आज रुपये में कोई चिन्ह भी अगर बदल दें तो उनको ये दिखाई देगा कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले, क्या ये मुसलमानों के लिए मुफीद है या नहीं है। इंडोनेशिया के रुपये पर गणेश जी की फोटो छप सकती है, मगर हम यहाँ गणेश जी की कोई यात्रा नहीं निकाल सकते हैं कई क्षेत्रों में। इसलिए जो स्थितियां हैं वो राजनीतिक प्रशय के कारण एक वर्ग ने उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि जहां संख्या ज्यादा बढ़ जा रही है वहां आपकी पूजा पाठ खत्म, वहां आप जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं, पंडाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। आप जाकर देखिए क्या हालत है बंगाल की। तो यूसीसी पे ही आते हैं। पहले से जैसे गोवा में यूसीसी पहले से है और वो आराम से
चल रहा है, वहां किसी को दिक्कत नहीं थी। उत्तराखंड में थोड़ी सी संख्या के आधार पर उसको मुद्दा इसलिए बनाया गया कि पूरे भारत में उस मुद्दे को ले जाना है। और हम तो, दूसरी बात अमित जी मैं बोलना चाहूंगा कि अगर समाज में सुधार के लिए कोई नियम आए, इस देश की सुरक्षा को लेकर नियम आए, तो उसको कम से कम धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए भारत का मुसलमान हमारा भाई है, जितना हक मेरा उतना उसका भी है, संविधान उसका उतना है जितना मेरा है। हम में कोई अंतर नहीं है, हमारे उसके प्रति प्यार में अंतर नहीं है, कभी हमारा भेदभाव उसके लिए नहीं हो सकता। वो बात तब आती है जब राजनीतिक दल उनको उनके साथ खड़ा करते हैं, उन्हीं के धर्म जैसे लोग, अलग विचारधारा के हैं। पाकिस्तान का आतंकी आ रहा है, कसाब भारत में आ रहा है, और भारत के कुछ उसी वर्ग के लोग उसके लिए सहानुभूति दिखा रहे हैं। अगर हमने सीए और एनआरसी की बात की है, क्या गलत बात की है? इस देश के बांग्लादेश से इतने करोड़ों लोग यहाँ आ गए, अगर हम उन्हें घुसपैठिए बोल के बाहर निकाल रहे हैं, तो वो धर्म से भले मुसलमान है, भारत के लिए घुसपैठिया है, भारत में दाखिल हुआ है, उसके लिए भारत के मुसलमान का सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? मुझे अपने पड़ोसी मुसलमान से पूरा प्यार है, जब तक वो भारत माता की जय बोल रहा है, भारत को अपना समझ रहा है, हमारे सारे दुख सुख साझे हैं। मगर वो अचानक बोल रहा है कि बाहर से आने वाला आतंकवादी, बाहर से आने वाला घुसपैठिया, बाहर से आने वाले सारे देश को न चाहने वाले लोग, वो मेरे भाई हैं। तो वहां से मेरी उससे असहमति प्रारंभ होती है, और ये असहमति कांग्रेस ने बनाई है, केवल वोट बैंक के रूप में। तो घुसपैठिए बाहर जाएंगे, और बताया गया कि एक एक घुसपैठिया कोई यहाँ नहीं रह पाएगा, और उसके लिए काम भी चल रहा है, डिटेंशन सेंटर के रूप में हो या उनकी खोजबीन के रूप में हो। तो और दूसरा जो सीए था, हिंदू हमारा पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, बांग्लादेश में है, जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, घट रहा है, आबादी खत्म हो रही है। रोज कहानी आती है कि उनकी बेटियों को उठा के ले जाते हैं, जबरदस्त विवाह करते हैं, मुसलमान बना देते हैं, मार दिए जा रहे हैं। उन बेचारों के लिए कहाँ है, वो अपनी पूजा पद्धति के साथ कहाँ जाएंगे? लास्ट में उनके पास एक ही दुनिया में देश है, जो भारत है। तो हमारा खून है, वो परिस्थितियों से बाहर चले गए वो। तो इसलिए हमारा देश उन्हें वहां फैला के देगा, और वो हमारे भाई हैं, उनको हम जगह देंगे, नागरिकता देंगे, और उनके पास अंतिम विकल्प है। आपने देखा होगा अफगानिस्तान में किस तरह टायर पे बैठकर लोग आए, हमारे सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ को किस तरह सम्मानपूर्वक यहाँ लाया गया, वहां अपमान हो रहा था। बामियान में बुद्ध की मूर्तियां किस तरह तोड़ दी गई। तो जब इस मानसिकता के लोग हैं, जो हिंदुत्व, सनातन और हमारी मान्यताओं के प्रति इतना जहरीला रुख रखते हैं, तो अगर हम अपने लोगों को बचाने की बात कर रहे हैं, तो ये किसी पर आक्रमण नहीं। तो अच्छा, आपने भी क्लियर कर दिया है, और वो बात सच्चाई भी है हम्म, कि पूरी दुनिया में हिंदुओं का एकमात्र हाँ, देश जो है भारत देश है। तो हिंदू राष्ट्र घोषित होने के ऊपर आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र को लेकर देखिए, क्योंकि और तो कोई राष्ट्र है नहीं। हाँ, अब हम इस तरह अगर देखेंगे हिंदू राष्ट्र की परिभाषा, अगर आप, क्योंकि हमारा नजरिया हर बार इस तरह हो गया है कि बगल में इस्लाम को रख के, मुसलमान को रख के हम देखते हैं। जो मुस्लिम राष्ट्र कहते हैं, वो अपना सरिया लो लगाते हैं, उनके अपने कानून हैं, अपनी मान्यताएं हैं, वो अपने तरीके से हैं। जबकि भारत के मुस्लिम नेता या उनको प्रश्रय देने वाली पार्टियां, वो इतने पिछड़े जमाने का कर रहे हैं कि जो कानून, जो तरीके, जो लाइफ स्टाइल अरब से भी खत्म हो गई। वहां भी 3 तलाक खत्म हो गए हैं, पाकिस्तान में 3 तलाक खत्म हो गए हैं, मगर ये पकड़े रखना चाहते हैं, ये आज भी बुर्का लगा के वोट डालना चाहते हैं। इसलिए उनको जब तक ताकत मिलेगी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वक्फ कानून जो अमेंडमेंट हुआ है, मैं उसे कूड़े के ढेर में डाल दूंगा, दोबारा हम वक्फ कानून लाएंगे। तो आप समझ लीजिए, आम मुसलमान का, आम शहरी का, आम नागरिक का, भारत के मुसलमान का इससे कोई मतलब नहीं है। ये अच्छा, वोट बैंक का विषय है। एक चीज और है कि ये वैसे मेरे लिए आगे का क्वेश्चन था, हाँ, आपने अब उनका जिक्र छेड़ ही दिया है। हाँ, राज्य सरकार किसी भी ऐसे कानून को नहीं बदल सकती जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है। कभी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी चुनावी टाइम पे इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ का अर्थ ये है कि कांग्रेस उनकी पार्टनर है, उनकी पार्टनर कांग्रेस है। उसी कांग्रेस ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने में सहमति दी है, और वो कांग्रेस का एजेंडा है, महागठबंधन है। उस एजेंडे का मुख्यमंत्री का चेहरा अगर कुछ बोल रहा है, तो वो अपने गठबंधन का एजेंडा बोल रहा है, और वो एजेंडा बहुत खूंखार है।
उसी एजेंडे ने भारत को पीछे रखा, भारत को दंगों में रखा, भारत को तुष्टीकरण में रखा। और आज अगर उसकी बात सुधार की बात हो रही है, इन सालों में जितने भी मोदी जी की आप योजनाएं देखें पिछले 11 सालों में, इसमें कहीं से आपको लगा कि हिंदुओं को कुछ अलग मिल रहा हो और मुसलमान को न मिल रहा हो? सारी योजनाएं सबको मिल रही हैं, बराबर मिल रही हैं, एक जैसी मिल रही हैं, वो नागरिक के नाते मिल रही हैं। कहीं बिल्कुल। धर्म का कोई अर्थ नहीं है। मगर जब हम लोग सुधार की बात करते हैं, तो उनको उसमें छिद्रान्वेषण दिखाई देता है कि कहाँ पर हम ऐसी कमी निकालें, कुछ भी करें। वैक्सीन में जब उन्होंने कह दिया कि साहब ये इस्लाम धर्म की मान्यताओं में नहीं है, ये तो गलत है, मैं ये लूँगा ही नहीं। अखिलेश यादव ने कहा। तो लास्ट में सबको जान बचानी थी, हम ही ने नहीं, सारे मुस्लिम राष्ट्रों को भारत ने निःशुल्क दी और दुनिया को देशों को दी। अच्छा, इसी वैक्सीन से याद आया मेरे को सर, अभी कुछ टाइम पहले यूपी के सीएम योगी जी, उनका स्टेटमेंट था हलाला के ऊपर, जो हलाला सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट। हलाल, वो सॉरी मैंने गलत बोला, हुँ, हलाल सर्टिफिकेट के ऊपर उन्होंने चर्चा की थी कि वो बहुत चल रहा था, जो उन्होंने अपने प्रदेश में बंद कर दिया है। अब ये तो आपको भी मालूम है कि ये गलत है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो ऐसा कोई बॉडी काम नहीं कर रही है, ये सरकार की कोई एजेंसी ऐसा काम नहीं कर रही है। तो ये सिर्फ यूपी में ही क्यों बैन हुआ? ये पूरे देश में बैन होना चाहिए फिर तो। देखिए, आप पूरे देश में देखिए, मुस्लिम धर्म के जितने रेडिकल मूवमेंट हैं, जितने बड़े खतरनाक भाषण हैं बेमनुष्य वाले, उसकी प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश बनाई जाती है। वो तौकीर रज़ा हो, ओवैसी भी यहीं आके बोलेंगे। उत्तर प्रदेश को लगातार इसलिए बनाया जा रहा है कि एक तो योगी जी भले ही संत के रूप में हैं, मगर कुशल प्रशासन के रूप में उन्होंने जिस तरीके से पिछला समय दिया है, पिछले 7-8 साल का समय हुआ है, कानून व्यवस्था को लेकर एक आम शहरी जो रात में कभी भी निकल सकता है, महिलाएँ कभी भी निकल सकती हैं, इस पक्ष को कोई नहीं देखना चाह रहा है। उनके हिंदुत्व वाले व्यक्तित्व को उसको तुष्टीकरण से जोड़ देते हैं। आज तौकीर रज़ा के लिए भी एक ऐसा व्यक्ति कि जो समाज में सदैव बताया जा रहा था अभी कि 40 साल से जो व्यक्ति लगातार अपराध कर रहा है, ज़मीनें कब्ज़ा कर रहा है, मार्केट बना रहा है, वसूली कर रहा है, हर अपराध में हुआ है, वो 40 साल से गिरफ्तार नहीं हुआ था। मगर गिरफ्तार हो गया तो तकलीफ हो गई, क्योंकि वो है। इसमें हमारा टारगेट हमारा मुसलमान भी, हमारे जो हमारे भाई हैं, भारतीय मुसलमान हैं, वो भी अपने आप ही पता नहीं किस तरह ट्रैप में आकर के हमसे दूर होता जा रहा है, कि जो इन लोगों को आइकन मान लेते हैं। उनके लिए मुख्तार अंसारी हो जाता है, अतीक अहमद हो जाता है हीरो, बुरहान वानी हो जाता है, अफजल गुरु हो जाता है, शर्जील इमाम हो जाते हैं। केवल जो विध्वंस वाले चेहरे हैं, उनके लिए अपने डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद कभी नहीं होते हैं। मतलब कलाम साहब की जब डेथ हुई, तो जो उनका विदाई के समय का नमाज़ जनाज़ा जिसे कहते हैं, उसके लिए भी यहाँ वहाँ के जितने बड़े नेता हैं, जो दिल्ली में उपलब्ध हैं, वो लोग वहाँ नहीं पहुँचे। क्यों? उनके लिए कलाम साहब एक राष्ट्रभक्त टाइप के, लिबरल टाइप के, नई सोच के आदमी थे। मगर जब तक आदमी खतरनाक ना दिखाई दे, हिंदुओं को आँख दिखाने वाला ना हो, मुसलमानों एक दिन यहाँ पे हमारा शासन होगा, 15 मिनट की हमें पुलिस हटा दो। तो जिस तरह की उन्होंने अपने आइकन बदल दिए हैं, अपने हीरो बदल दिए हैं और उसी कारण ये सारा झगड़ा है। अगर आम आदमी अब हमने राम मंदिर इसलिए आंदोलन चलाया, हमारे मतलब आराध्य कण-कण में राम है। आप अगर बातचीत करेंगे तो बिना बात के हमारे जुमलों में, हमारे मुहावरों में, हमारी बातचीत में, हमारे कटाक्ष में जन्म से लेकर मृत्यु तक राम, राम शब्द है। बिल्कुल। ऐसे राम को जब पता है मीर बाकी ने मस्जिद बनाई वहाँ पे मंदिर को तोड़ के और बाकी गर्भगृह में सारा कुछ हमारी पद्धति का था, तो उसके लिए संघर्ष हुआ, लोगों ने शहादत दी और जालियांवाला बाग कांड से ज़्यादा खतरनाक मुलायम सिंह ने वहाँ हिंदू मारे। मतलब राम भक्त जो केवल भजन कर रहे थे आंदोलन में, उनको गोली से उड़ा दिया गया। तो इस तरह का कृत्य करके वो मुसलमानों के तो बहुत बड़े हीरो बन ही गए, मगर समाज के बीच में खाइयाँ भी ज़िम्मेदार लोग ने डाल दी। इसलिए मुझे लगता है राजनीतिक नेताओं को, राजनीतिक दलों को या समाज के बीच में काम करने वाले लोगों को अपने मनसा वाचा कर्मणा से ये ज़िम्मेदारी रखनी चाहिए कि देश का माहौल मतलब जो माहौल है या सभी धर्मों में कहीं ऐसा ना प्रतीत हो कि वो खराब हो, हमारा वैमनस्यता बढ़े।
मगर बार-बार ला के इसी चुनाव का बिहार के चुनाव को देख रहे हैं। बिहार के चुनाव में वक्फ बोर्ड भी आ गया है। बिहार के चुनाव में मुस्लिम और हिंदू भी आ गया है। सारे जितने कोने छू सकते थे वोट बैंक को प्रभावित करने के, वो सब कुछ आ रहे हैं। अभी अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर वहाँ पे उनकी भाजपा की सरकार आ जाती है, तो जितने भी घुसपैठिए हैं सबको बाहर कर दिया जाएगा। स्वाभाविक है। तो जिन राज्यों में भाजपा की सरकार पहले से है, हुँ। वहाँ से कितने घुसपैठिए बाहर हो रहे हैं? लगातार, लगातार सरकारें वेरिफ़िकेशन कर रही हैं और इस समय तो बहुत सारे लोग भेजे भी गए हैं। सबका आंकड़ा जुटाया जा रहा है। जिस तरीके से जो फर्जी आधार कार्ड बने, और ममता दीदी तो बंगाल में उन्होंने तो पूरी फैक्ट्री बना दी है। कई चुनाव, मतलब घुसपैठिए कई चुनाव में वोट दे चुके हैं। उनको सारे सरकारी कागज़ दे दिए गए हैं, कब्ज़ा दिला ज़मीन पे दिला दिया गया है, उनको नागरिक के सारे अधिकार दे दिए गए हैं, सारी योजनाओं को लाभ ले रहे हैं। तो जो एक बांग्लादेश जैसे राज्य में, अस्थिर देश में नहीं रह पा रहे थे, उनको भारत ने पनाह दे दी, और उनके साथ पनाह देने वाला पूरी सरकार हो, तो उनका उनके प्रति समर्पण है। मगर ना उनका भारत से प्यार है, ना हिंदुओं से प्यार है, ना उनका व्यवस्था से प्यार है। अभी आपदा के निरीक्षण करने सांसद गए, उनको किस तरीके से मारपीट दिया गया। और तो और प्रधानमंत्री जी के विमान को, हेलीकॉप्टर को उतरने की परमिशन पिछली बार ममता सरकार ने नहीं दी। बिल्कुल। तो जो हालात वहाँ हैं, किस तरह संघ के कार्यकर्ताओं पे हमला किया जाता है, वो बंगाल में हो या केरला में हो, तो वो आप उस पूरी पृष्ठभूमि में देखेंगे तो एंटी हिंदू स्टैंड पर वो पूरी राजनीति उनकी चल रही है। अच्छा, अगर आने वाले समय में बंगाल में भी अगर भाजपा की सरकार आ जाती है, तो जो हाँ वो पिछले 20-25 सालों से जिनके वोटर आई कार्ड बन रखे हैं, हुँ, जब से आधार आया आधार बना लिए हैं, हुँ, और जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, राशन कार्ड भी उनके पास है, सब कुछ सारे उन्होंने अपने, चाहे वो झुग्गी हो, चाहे अपने घर हो, कुछ हो, हर जगह उनके बिजली के कनेक्शन है, पानी के कनेक्शन है, जितने डॉक्यूमेंट मेरे पास हो सकते हैं, हुँ। शायद उतने उन लोगों के पास भी हैं, और वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है, वो घुसपैठिए हैं। तो उनको कैसे चिन्हित करेगी, कैसे पता करेगी सरकार कि ये घुसपैठिए हैं? आप छोटा सा देखिए, जब उत्तराखंड में बात आती मूल निवास की, तो मूल निवास 50 का निकाला जाता है कि दादाजी कब थे, कब हमारी ज़मीन थी, सजरे और खसरे सब देखे जाते हैं। सरकार के पास सारे उपलब्ध हैं। आप कब से आए, और आप 20 साल पहले आए तो कहाँ से आए? एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये पूछने के पीछे रीज़न यही था, हाँ, उत्तराखंड का मूल निवास। हाँ, तो इसलिए ये विषय हैं, और ये विषय भी ज्वलंत है। तो इन आधारों पे सारा परीक्षण होगा। वो, और जब हमारी सरकार आई वो देखा, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है। जिस तरह कश्मीर की स्थिति है, उसी तरह यहाँ है, और यहाँ तो सरकार जिस तरीके से अंदर घुसपैठे को ला रही है, सरकार कोशिश कर रही, बॉर्डर बन रहा है, दीवार और तार-बाड़ की और ज़्यादा मुस्तैदी हो रही है। उसके बावजूद जो आ गए हैं, उन्हें एक दिन बाहर जाना होगा। ये एक्चुअली में सर, मैंने जो क्वेश्चन बंगाल को लेके पूछा, ये पूछा ही इस वजह से था कि आपने आज खुद बता दिया है ये, कि जो 20-25 सालों से बैठा हुआ है, उसका पता कैसे करेंगे? हुँ, उन पुराने कानून से, हाँ, जो पुराना हमारा मूल निवास का जो भी चीज़ रिकॉर्ड है हमारा, पुराने से पता कर लग जाएगा कि कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ नहीं थे। तो उत्तराखंड की जो डिमांड है यहाँ के लोगों की, 1950 का कानून जो वो माँग रहे हैं मूल निवास का, तो यहाँ तो प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो फिर यहाँ के लोगों को जो माँगा जा रहा है, वो मिलने में इतनी दिक्कत क्यों? नहीं, मूल निवास को लेकर के विषय नहीं है। मूल निवास में कौन है, क्या है, वो प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने अधिकार हैं। भई मेरी भूमि में एक अगर गाँव में है, मैं वहाँ का मूल निवासी हूँ, मेरा वहाँ पे अस्तित्व है, मेरे पास वो प्रमाण पत्र है। मगर एक विषय ज़रूर जिस बात का मैं आपको बोलूँगा, कि जो राज्य को लेकर, नौकरियों को लेकर बार-बार विषय आता है कि वो मूल निवास के आधार पे होनी चाहिए, उसका सन तय होना चाहिए, वो राज्य में कितने समय से है, वो केवल सरकारी नौकरियों के विषय में ही एप्लीकेबल होता है। उसके अलावा जितनी भी योजनाएँ हैं, जहाँ तक एक आपसे जुड़ा हुआ विषय जो इससे जुड़ा है कि मूल निवासी की ज़मीनों की रक्षा कैसे होगी, बिकते जा रहा है उत्तराखंड और ये सब कुछ हो रहा है। तो मेरा खेत मुझी को बेचना है, और मैं नहीं चाहूँगा तो मेरे खेत को कोई नहीं बेच सकता, सही बात है। है ना? तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जागृति ज़्यादा आवश्यक है, अवेयरनेस ज़्यादा आवश्यक है, और मुझे लगता है कि कोरोना के बाद जब लोग वापस आए, तब उन्हें अपनी ज़मीनों की अहमियत पता चली। लोकल स्तर पे हम अपने छोटे काम करके किस तरीके से कर सकते हैं, और हमें पता चला इतना पोटेंशियल कि राज्य की आबादी से ज़्यादा टूरिस्ट आता है, और हम
कम से कम उस पर्यटन उद्योग से जुड़ के जो हमारे स्किल का काम है, क्योंकि एक पर्यटक के आने से 60 किस्म के, वो आपको कपड़े धोने वाला हो या टैक्सी वाला हो, अलग-अलग टाइप के 60 किस्म के रोज़गार प्रवाहित होते हैं और 60 किस्म के काम करने की रुचि वाले लोग अपना-अपना काम यहाँ कर सकते हैं और वो हुआ है। जिस तरह होम स्टे पूरे केदारनाथ और बद्रीनाथ रूट पे आपको दिखाई देते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री पे, तो ये एक नया है कि लोग अपने मूल कामों की ओर भी लौट लौट रहे हैं या मूल ज़मीन की ओर लौट रहे हैं और अपना रोज़गार अपनी धरती पे कर रहे ये तो ठीक है सर, लेकिन जैसे ये मूल निवास की जो बातचीत है, यहाँ आप राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं। उस समय की क्या-क्या इच्छाएँ थी लोगों की, हमसे तो ज़्यादा आप जानते हैं। जो लोग चाहते थे कि राज्य बने, मतलब उस समय हमारे को इतनी समझ नहीं थी जब राज्य की असली लड़ाइयाँ जब लड़ी जा रही थी। जब बन गया हमको तो तब मालूम चला, उससे पहले तक हमें नहीं मालूम था। लेकिन आपने वो लड़ाई लड़ाई भी लड़ी है, उसके लिए आप बहुत जगह-जगह घूमे हैं, आपने देखा है, यहाँ का दर्द देखा है, क्यों चाहिए था हमारे को एक पहाड़ी राज्य। तो वो जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट उस समय थी, क्या वो मिल पाई हैं अभी तक? क्योंकि बहुत सारे आंदोलनकारियों से मेरी बातचीत हुई है, तो उनका कहना तो ये है कि हमने जो सोचा था, वो हमको अभी तक नहीं मिला। हैं। स्वाभाविक रूप से जैसे आज़ादी की लड़ाई के बाद जो हमने अंग्रेज जाएगा और उसके बाद क्या होगा, मगर हम संतोष ये कर सकते हैं कि हमने बहुत कुछ अचीव किया है, देश को मिलने के बाद। और इन कुछ सालों में तो भारत का व्यक्ति का विदेश में जो पहचान है, जो उसके प्रति देखने का नज़रिया वो बदला है। उसी तरीके से जल, जंगल, ज़मीन 3 विषय थे और बोला था पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। और संघर्ष की पराकाष्ठा ये थी, कौड़ी झंगोरा खाएँगे, उत्तराखंड बनाएँगे। और लोगों ने दरियाओं पे बैठ कर के झुंडों में 100-200 की संख्या में भी जो भाषण दिए हैं, वो इस राज्य के भविष्य के लिए बड़े, मतलब वो एक ऐसा तय करते हैं कि अगर उन चीज़ों पे राज्य चले, उन चीज़ों के में इम्प्लीमेंट किया जाए तो हमारा राज्य स्वर्ग बनेगा। उसमें लगातार आंदोलन हुआ, जनता सड़कों पे उतरी और मुझे लग रहा था कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड 3 राज्य एक साथ बने, उसमें सबसे ज़्यादा दमन और सबसे खराब किस्म का दमन वो उत्तराखंड ने झेला। मुजफ्फरनगर जैसा बीभत्स कांड इतिहास में आपको या तो मुगल काल में मिलेगा या किसी आपराधिक गिरोह या झुंड के द्वारा मिलेगा, यहाँ पुलिस के द्वारा हुआ। और वो जिसने जनता को अंदर तक हिलाया। हमने खटीमा, मसूरी गोलीकांड देखे और ये कहा जाए कि उस आंदोलन में हर एक आदमी उस आंदोलन में था, प्रत्येक आदमी था। और मुजफ्फरनगर कांड के बाद तो हर आदमी सड़क पे था, जहां उसकी ताकत थी वहां पे था। बिल्कुल। इस राज्य का प्रत्येक व्यक्ति आंदोलन में था। मुझ जैसा साधारण कार्यकर्ता, हमने उत्तर प्रदेश विधानसभा की दर्शक दीर्घा से मैंने पर्चे फेंके और गिरफ्तारी दी। और उसके बाद राज्य बनने के बाद गैरसैंण राजधानी हो उसके लिए भी उत्तराखंड विधानसभा में पर्चे फेंके। मुझे सौभाग्य दोनों विधानसभा में पर्चे फेंकने का मिला है। मगर हम कभी मुझे आंदोलनकारी घोषित करो इस कागज को लेने कभी नहीं गए, ना इसको बनाने का प्रयास किया। मैं ये मानता हूं कि अगर मैं ऐसा प्रयास करता हूं तो आपका अपमान है, दूसरे लोगों का अपमान है, हमारे घर के बाकी लोग जिनके कार्ड नहीं बने हैं। कौन नहीं था आंदोलन में? उस आंदोलन में तो हमारे जानवरों ने भी सैक्रिफाइस किया है कि घसियारी एक दिन घास लाई, एक दिन आंदोलन में गई, एक दिन लाई और उन्होंने आधा पेट खा के काम चलाया है। तो ये आंदोलन साधारण नहीं था। हम उन माँओं ने ये सपना देखा था कि रोजगार हमारे सामने आएगा। हमारे बेटे जो बाहर जाते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं, सेना में चले गए, वो तो हम मानते थे कि सबसे सर्वोच्च नौकरी है, सुरक्षित नौकरी है। मगर जो एक भीड़ की भीड़ जारी थी राज्य बनने के बाद, तो पहचान की भी लड़ाई थी, रोजगार की लड़ाई थी और व्यवस्था की लड़ाई थी। हम ये मानते थे कि लखनऊ में बैठ के उत्तराखंड के बारे में नहीं सोचा जा सकता। अगर आपको उत्तर प्रदेश में एक कमरा एक खेत में बनाना है और उत्तराखंड में बनाना है, तो शायद जिस बजट में वहाँ कमरा बन जाएगा, यहाँ शायद डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा उसकी सपोर्टिंग वॉल का। तो लोगों को लगता था कि बार-बार हमें व्यवस्था को समझाना पड़ता है, हमारे जो जनप्रतिनिधि उनको समझाना पड़ता है। बाद में भाजपा सरकार ने पहली बार उत्तराखंड विकास विभाग बनाया और
यहाँ के आंदोलनकारियों का सम्मान करते हुए, उन भावनाओं का, उन शहीदों का सम्मान करते हुए अटल जी ने राज्य की भी घोषणा की। सरकार किसी की भी रही हो, मगर मुझे लगता है कि जनता की जागृति ने, और जनता, उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक जनता है। हम अपनी पहचान के साथ, आज उत्तराखंडी शब्द अगर हम बोलते हैं, पहले गढ़वाली कुमाऊनी तक सीमित थे। आज हम अपनी पहचान में आए हैं। मरे हुए त्योहारों को, इगास जैसे त्योहार को हम मना रहे हैं। हम अपने खान-पान के आप स्टॉल कम से कम शादी-ब्याह में देख रहे हैं, जिनसे हम दूर हो गए थे, और सांस्कृतिक रूप से हम समृद्ध हुए हैं। हाँ, रोज़गार का तरीका, एक राज्य की क्षमता एक लिमिट तक सरकारी नौकरी देने की हो, किसी की सरकार रहे, एक सीमा तक दे सकती है। मगर रोज़गार का अर्थ है कि मैं अपनी रुचि का कार्य करूँ और अपने परिवार का भरण-पोषण करूँ। उसके लिए जितनी कुछ योजनाएँ चल सकती हैं, प्रोत्साहन हो सकते हैं, उसको स्किल करने की ट्रेनिंग हो सकती है, वो सब ये सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। और वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना से लेकर जो पर्यटन के लिए खुली, लोगों ने उसमें बेहतर काम किया। आज बिना मदद के भी लोग, वो पढ़े-लिखे कुछ बच्चे कुमाऊँ के, जिन्होंने नया स्टार्टअप किया पहाड़ी नमक के नाम से, तो वो आज एक ब्रांड बन गया है। इसलिए लोग अपना काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, और बेहतर करने की आवश्यकता है। और कई बार क्या होता है कि टू वे है, कई बार सरकार योजना लेकर आती है, कई बार जनता के सुझाव से योजनाएँ बन जाती हैं। तो हम तब भी आश्वस्त हैं कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के साथ रहते हुए हमें जो चीज़ें, जो विकास, जो सड़क, बिजली, पानी, अपने आसपास का प्रशासन बहुत दूर लगता था, वो आज हमारे पास है। कम से कम हम उसको कोसने के लिए भी नज़दीक हैं। और जो ये आंदोलन की धरती रही है, आदमी बार-बार रिएक्ट करता है, किसी की सरकार हो, हमारी भी मुर्दाबाद जहाँ पे होनी चाहिए वो होनी चाहिए। ये इस तरह के आंदोलन लोकतंत्र में खाद का काम करते हैं, और वो जनता समय-समय बताती है, सरकार अपनी कोशिश करती है। तो सर क्या लगता है कि मूल निवास कानून बनेगा ये? मैं एक उत्तराखंड का आंदोलनकारी होने के नाते मैं मानता हूँ, इस विशिष्ट राज्य के विशिष्ट जो मूल नागरिक हैं, उनके अधिकारों को लेकर, उनकी ज़मीन को बचाने को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर के, जो विशिष्ट रूप से उन्हीं की ज़मीन है, उसको लेकर एक कानून बनना चाहिए, जैसे हिमाचल में कानून है। मगर ये कानून किसी का विरोध नहीं करता, किसी को दूसरी नज़र से नहीं देखता, किसी राज्य के, अपने राज्य के दूसरे लोगों को, दूसरी भाषा के व्यक्ति को इस रूप में नहीं देखता है, या जो यहाँ रोज़गार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्योंकि ये देश तो सबका है, कोई भी कहीं से कर सकता है। हमारे उत्तराखंड के लोग सब जगह जाके व्यापार कर रहे हैं, बस रहे हैं, भारी संख्या में बसते हैं, और अपने सांस्कृतिक तरीके से भी रहते हैं। राजनीति में चुने जाते हैं, वो मुंबई से लेकर, आपके दिल्ली से लेकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ से लेकर अलग-अलग जगह वो अपना चुने भी जा रहे हैं। भाई योगी जी हैं, तो उनका शारीरिक रूप से जन्म उनका तो उत्तराखंड में हुआ है, भले वो संत हैं। नहीं सर, जन्म तो उनका उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, वो तो उत्तराखंड बाद में बना। हाँ, बहरहाल मगर वो तो उत्तराखंड भूमि के हैं, आज वो सीमा तो अब उत्तराखंड में आती है। मेरा जन्म मथुरा में हुआ है, हाँ, हाँ, वो तो ऐसे तो नहीं, मेरा मेरा भी, मैं आगरा एयरफोर्स हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ है, पिताजी मेरे एयरफोर्स में थे, हाँ जी। वो चीज़ अलग। पर जहाँ मूल निवास की मैं अपने रूट की बात कर रहा था, तो उन चीज़ों को लेकर संरक्षण की एक बहस भी है, और उसको लेके किसी का ऐसा रिएक्ट नहीं है। मुझे लगता है सही समय आने पे, सही परिस्थितियों में इस पे ज़रूर कहीं न कहीं काम होगा, और इससे किसी का नुकसान नहीं है। अच्छा हमने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई थी, तेजस्वी यादव जी के लिए आपने बताया था कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली, उन्हीं के उससे मेरे को याद आया था, उन्होंने एक चीज़ और भी बोली कि वो अगर उनकी सरकार आती है तो वो हर घर को एक सरकारी नौकरी देंगे। हाँ, व्यावहारिक बात है। आप, मेरे विचार से बताया गया है कि 2.5 करोड़ या 2 करोड़ परिवार हैं। अगर आप उसको 50% भी कर लें तो हाँ, 1 करोड़ परिवार। हाँ। राज्य सरकार और केंद्र सरकार, पूरे देश की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, इनकी टोटल संख्या कितनी होगी? अंदाजा है आपको? हाँ, मगर अगर बहुत भी होगी तो 3-4 करोड़ से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ नहीं हो सकती, मुझे लगता है। 2 करोड़ भी नहीं है सर। हाँ, नहीं, सेना मिला के अगर सरकारी नौकरियाँ पूरे ढांचे नहीं, में देखा जाए। सेना मिला के सेना भी हमारी कुछ लाख है, हाँ, हाँ, वही कह रहे हैं कि तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, सरकारी नौकरी मतलब एक थोड़ा-सा रिकॉर्ड हमने जो चेक किया था, सॉरी, तो उसमें जो निकल के आ रहा था वो 2 करोड़ पूरा नहीं था। पुरानी। तो जो 2 करोड़ पूरे देश की सरकारी नौकरियाँ मिला के नहीं हैं, वो तेजस्वी यादव जी कमिट कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है, तो वो हर घर नहीं, को एक नौकरी दे देंगे। अब यहाँ पे तो वो वाला भी रूल नहीं लगता कि अगर केंद्र में भी उनकी सरकार आ जाए तो शायद कुछ ऐसा हो जाए जो पहले वाले हमारे प्रश्न में था। तो इसका मतलब ये झूठ है। नहीं, अभी मैं एक डिबेट में था, उसमें बिहार के प्रवक्ता से ही किसी एंकर ने सवाल पूछा था कि इतने परिवार हैं, इतने को देंगे तो कितना
तनख्वाह इतनी बनेगी, तो बजट आपका स्टेट का कितना है, वैसे ही आप सारे राज्यों के बजट लोन पे हैं, कर्जा भी लिया हुआ है, तो फिर इसका ब्याज कैसे चुकाएंगे? तो सर जब वो तो बात की बात है सर, नहीं इतने लोगों को लेके तो काम क्या करवाएँगे? नहीं, तो दूसरी चीज है कि ये व्यवहारिक नहीं था। पहले तो घोषणा ही व्यावहारिक बिल्कुल भी नहीं है। पहले घोषणा व्यवहारिक नहीं है, और उसके बाद उतना बड़ा ढांचा भी होना चाहिए जहां आवश्यकता हो उन चीजों की। भैया आप क्या करेंगे? आप सड़क पे भी पुलिस इतनी खड़ी नहीं कर सकते हैं। बहरहाल देखिए, तेजस्वी यादव जी से यही अपेक्षा है, क्योंकि उनका अस्तित्व केवल इसलिए है कि वो यादव है, इसलिए है कि वो जातिवादी नेता है, उस इसलिए है कि उनके पीछे बिहार जिस जातिवादी चंगुल में सदैव रहा है, उनके पिताजी ने उसी की नेतागिरी की, और उन्होंने समाज में, अगर वो पिछड़ों की बात करते हैं, तो पिछड़े नेता खड़े नहीं किए। उन्होंने एक ही घर में लालू यादव खड़े हुए, फिर राबड़ी खड़ी हुई, फिर तेजस्वी हुए, फिर तेज प्रताप हुए, फिर रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, सब एक ही घर के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं हम अवसरों से वंचित रहे हैं। घर में 2-2 मुख्यमंत्री रहे, लगातार 30-40 साल सदन में रहे। उन्हीं के बच्चे, कोई बच्चा 12th पास नहीं कर पाया, और जो किया वो किस तरीके से उनको एमबीबीएस टॉप कराया गया कि आज भी वो पैरासिटामोल नहीं लिख सकते हैं। तो कारण है कि जिन लोगों ने जिस धारा की राजनीति की हो, वो आज भी देश को उसी रूप में देख रहे हैं। इसीलिए वहाँ के नए लड़के इस बात पर रिएक्ट कर रहे हैं। आप देखिए जब वो बता रहे हैं कि हमें क्या मान के चल रहे हैं, किस तरीके का जुमला दिया जा रहा है। मैं इसलिए बात ये उठा रहा हूँ सर बार-बार कि ये इस तरह के स्टेटमेंट्स जो आम जनता है, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें राजनीति को नहीं समझती है, जो अपने नेता की बातों को विश्वास मानती है कि हाँ, हमारा ये नेता है, इसने जो बोला है, ये सही बोला है। हाँ, तो वो इसका मतलब उनको गुमराह कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत स्टेटमेंट है। आप एक ऐसा चीज़ डाल रहे हैं लोगों के दिमाग में कि जो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या इस तरह के झूठ के लिए कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए? ये बहस पूरे देश में है कि चुनाव में फ्रीबीज को लेकर के, कि जो हम फ्री की बात करते हैं, प्रत्येक परिवार को मिलेगा, या जो इस तरह के अव्यावहारिक हम निर्णय लेते हैं, इसको लेकर है। मगर मुझे इससे लगता है इससे ज़्यादा बड़ी बात है, हमारा एक वर्ग, कई हो सकता है उसका प्रतिशत कुछ भी हो, कि जो इन चीज़ों को नहीं समझता है, या वो इन चीज़ों के प्रभाव में आ जाएगा। मगर आज आम आदमी, गाँव का आदमी भी इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो गया चीज़ों से या व्यावहारिक चीज़ों से, क्योंकि वो अगर उनका सुन रहा है तो उसके रिएक्शन को भी सुन रहा है। जब सवाल पूछा जा रहा है कि आप कैसे नौकरियाँ देंगे, किस तरीके से देंगे? और फिर नौकरी के बदले ज़मीन लिखवाने का केस उन्हीं पे चल रहा है, कि नौकरी लो और ज़मीन लिखवाओ। तो वो खुद जिस मामले में अंदर हैं, हुए हैं या आरोपी रहे हैं, उस मामले को लेकर के भी अगर वो चर्चाओं में है, तो वो उनसे जुड़ा हुआ विवादित बयान है। और बिहार वो बिहार नहीं रहा। आज बिहार प्रगति कर रहा है। आज वहाँ इंडस्ट्री लग रही, जहाँ केवल अपहरण इंडस्ट्री होती थी, आज वहाँ हाईवे आ गए हैं। बाहर का निवेश जा रहा है। मतलब अभी कई हज़ार करोड़ की नॉलेज सिटी बन रही है। अच्छा सर, आप अच्छे खासे पढ़े-लिखे आप हैं। आपके साथ बहुत सारे राजनेता ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा पढ़े-लिखे हैं, लेकिन कई बार आपको ऐसे लोगों का भी सामना करना पड़ता होगा कि जैसे आप अभी बता ही रहे हैं कि जो पढ़े-लिखे नहीं हैं या जिनको समझ नहीं है, या जो बहुत कम पढ़े-लिखे हैं। तो जब उनसे कभी बहस होती होगी तो उस समय तो कहीं न कहीं अंदर से गुस्सा तो आता होगा, भले ही आप रिएक्ट करें ना करें। पर देखिए, ये लोकतंत्र है, लोक का तंत्र है, उसमें हर किस्म के लोग हैं। वो प्रतिक्रिया देंगे। कई बार क्या है कि वो तात्कालिक आपको थोड़ी देर असहज करेगी, अप्रिय लगेगी, मगर एक समय के बाद जो बहुसंख्यक या जो एक आम राय है, वो आम राय जब जब भी होती है, वो एक बेहतरीन होती है, समाज को जोड़ने वाली होती है, और आपको किस तरह हैंडल करना है, कितना आपको धैर्य रखना है, और किस तरीके से आप चीज़ों को समझना है। और आप मान के चलिए ऐसा हो सकता है। आपको मान के चलना चाहिए, क्योंकि समाज के बीच में हर तरह के तत्व हैं। कुछ लोग भावुक रूप से इस तरह पूछ सकते हैं, कुछ लोग इंटेंशनली कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं ये जो दिक्कतें हैं, जब एक पढ़ा-लिखा कहीं कोई कॉम्पिटिशन पास किया हुआ व्यक्ति, जिसने बहुत मेहनत करी है हाँ, और एक अच्छे पद पे जाकर बैठा है, हुँ। उसको ऐसे लोगों के भी कई बार हुक्म मानने पड़ते हैं, जो कि एक हुक्म ही गलत हैं, और ऊपर से वो सामने वाला समझ भी नहीं रहा है कि वो क्या बोल रहा है। क्योंकि वो उस चीज़ को समझता ही नहीं, उतना पढ़ा-लिखा ही नहीं, उस चीज़ की बेसिक नॉलेज नहीं है। तो उस व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ता होगा कि जो एक कॉम्पिटिशन पास करके गए हैं?
कई बार ऐसा लगता है कि जो चुने हुए लोग होते हैं, वो अपने को राजा समझने लगते हैं। कानून को चलना वो सोचते हैं विशेषाधिकार है। और कई बार अपनी रीढ़ पे खड़े रहने वाले प्रशासनिक लोग भी होते हैं। भाई इंदिरा गांधी को सीधे ना कहने वाले जनरल मानेक साहब थे। उन्होंने कहा भाई फौज की रणनीति मैं जानता हूँ, इस समय फौज को कब हमें युद्ध करना चाहिए, कब हमें क्या करना चाहिए, वो मूवमेंट आप हम पे छोड़िए। ये देश की जिम्मेदारी, ये पक्ष हमारा है। हम आपका मंतव्य समझ गए, आपको क्या करना है, मगर कब और कैसे करना है ये हम बताएंगे। एक वो तरीके हैं। एक वो चरण वंदना वाले हैं कि जो कैरियरिस्ट हैं, जिनको किसी न किसी तरह सत्ता के नजदीक रहना है, सत्ता के पास रहना है, बल्कि कई तो ऐसे कि उल्टे सीधे सुझाव देके सरकारें डुबा देते हैं। मगर उसमें क्या होता है, उसका नुकसान इस रूप में आता है कि जितनी मेहनत से कार्यकर्ताओं ने या किसी पार्टी ने विचारधारा के साथ कोई संगठन खड़ा किया है, एक सरकार लाए हैं और उस सरकार के द्वारा वो चाहते हैं कि जो हमारा एजेंडा है, हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मगर ऐसे कुछ निर्णयों के साथ पूरा उनको नुकसान हो जाता है। इस चीज़ से बचना भी चाहिए और जो कुशल राजनेता है, वो कम से कम ऐसी गलतियाँ तो नहीं करते। कुशल तो नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर एक किसी ऑफ़िस के पियोन की पोज़ीशन पे भी जाने के लिए हुँ। उनको एक लिमिट रखी गई है कि इतना आपको पढ़ा होना चाहिए और आपको एक एग्ज़ाम पास करना है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि राजनेता या जनता का प्रतिनिधि बनने के लिए भी, हुँ। क्योंकि उसको बहुत सारे अधिकतर तो ऐसे ही लोगों के साथ काम करना है जो पढ़ लिख कर कॉम्पिटिशन पास करके आ रखे हैं और उनके साथ काम करना है। तो सिर्फ़ इस बात पे नहीं हो सकता ना कि जनता का जो है एक प्रतिनिधि है तो सिर्फ़ बस हो जाए, कोई भी हाँ, आ सकता है। मुझे लगता है कि जैसे किसी कार्य को लिए, एक पियोन के लिए, एक क्लर्क के लिए, एक डॉक्टर के लिए, एक पैथोलॉजिस्ट के लिए एक शिक्षा की ज़रूरत है। क्योंकि उन्होंने अवकाश प्राप्त करने तक वही कार्य करना है, उसके वो विशेषज्ञ होने चाहिए। जिस समय शायद संविधान बना और देश की स्थिति जिस तरह की थी, ऊर्जावान नौजवान थे और जो लोग भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा देशभक्ति का उनके अंदर भाव था और वो किन्हीं कारणों से या आंदोलनों के कारण वो पढ़ाई-लिखाई से दूर रहे, मगर उनका विज़न जनता के लिए क्या करना है और सबसे बड़ी पूँजी थी उनकी ईमानदारी, राष्ट्रभक्ति। उस पूँजी के साथ वो काम करना चाहते, तो शायद ये व्यवस्था बनी होगी कि साक्षर भी व्यक्ति जनप्रतिनिधि हो सकता है क्योंकि उसका एक छोटा कालखंड है। अगर वो गलत भी कर रहा है तो वो एक समय के बाद बाहर चले जाएगा। शायद ये भावना रही होगी। मगर मुझे लगता है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि रेल मंत्री रेल चलाना जानना चाहिए, उड्डयन मंत्री उड्डयन चलाना चाहिए। वो केवल व्यवस्था के चौकीदार हैं। उन्होंने आना है, उन्हें निगरानी करनी है, व्यवस्था बनी हुई है, संविधान बना हुआ है, सबकी मर्यादाएँ बनी हुई है। उन मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए वो अगर ईमानदारी से काम करेंगे और वो विज़नरी हो, आप कल्पना कीजिए कि एक साधारण से आदमी, मान लो मोदी जी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के जो काम है देश की व्यवस्था किस तरह चलाना वो तो सभी चलाएँगे। मगर उसके अलावा किसी व्यक्ति के अंदर विज़न है। अगर मोदी जी के मन में किसी कोने में एक बात रही होगी कि सड़क किनारे जो महिलाएँ शौच के लिए जाती थी, रेल के किनारे इतनी संख्या दिखाई देती थी, जिनके पास नहीं होता था, कितना अपमानजनक किसी महिला के लिए होता है। वो एक ऐसी व्यवस्था है जो उन्होंने लाल किले से बोली, लोगों ने मज़ाक उड़ाया था कि लाल किले से बड़ी बातें होती, शौचालय कौन बोलता है? उन्होंने कहा कि वो माएँ जो उजाला होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में तो निकल भी जाएँ मगर शहरी क्षेत्रों में तो मौत होती है और वो पूरा दिन अपने घर का काम करते हुए कैसे दिन काटती होगी, उस माँ की पीड़ा कौन समझेगा? जब इस तरह की पीड़ाओं को लेते जनप्रतिनिधि अपनी-अपनी चीज़ों को सत्ता आने पे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो जनता के लिए मिसाल बन जाते हैं, मील के पत्थर बन जाते हैं। इसी तरह के बड़े-बड़े काम जो आज हुए, आज मोदी जी की सरकार में एक व्यक्ति को अगर उसको शौचालय दिया गया, प्रधानमंत्री आवास दिया गया, उसको उज्ज्वला से उसको गैस दी गई, सौभाग्य योजना से उसको बिजली का बल्ब दिया गया, उसको अन्न दिया गया जो योजना से, उसको स्वास्थ्य के लिए हमने कार्ड बना के दिया। एक व्यक्ति को बेसिक जो चाहिए उसके लिए, वो व्यक्ति जिसको आवश्यकता है, जिसका मज़ाक उड़ाते हैं कि आप तो 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं। अरे भई 80 करोड़ की संख्या बना के किसने रखी? और इतनी भारी संख्या में बीपीएल से लोग धीरे से इतनी तेज़ी से जो कम हुए हैं, सक्षम होकर के, क्योंकि मुद्रा योजना, अनेक योजनाओं से वो सक्षम भी हुए हैं। रोज़गार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं था। तो आप बताइए एक सरकार अपने एक आम आदमी को पहले प्राथमिक चीज़ें दे रही है और फिर उसको सक्षम बना रही है। कोई आदमी नहीं चाहता उसको फ्री राशन मिले।
कोई नहीं चाहता कि इतने एक ऐसी स्थिति बनी रहे कि वो इतने निर्धन रहे। मगर जहाँ वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही, किसान सम्मान निधि, इसको फ्री बीज में नहीं कह सकते हैं। ये तो एक आदमी को उत्थान किया। मगर जहाँ हम नौकरियाँ दे देंगे, इतना हज़ार दे देंगे, उतने, ये चीज़ें लगता है कि कहीं अव्यावहारिक हैं और वो केवल चुनाव भर को प्रभावित करने के लिए हैं। आप देखिए ना, हिमाचल में दीदी ने क्या बोला था, 10,000 हर महीने को मिलेंगे। प्रियंका गांधी घोषणा करके गई थी। आज मंदिरों का पैसा लेके तनख्वाह नहीं बाँट पा रहे हैं। क्योंकि जब आप अव्यावहारिक चीज़ें कह के किसी तरह सत्ता में आएँगे, फिर देख लिया जाएगा। देख लेंगे, हम समझा लेंगे। उसका कारण खामियाज़ा ये है कि सुक्खू सरकार बार-बार लोन ले रही है। लोन के जितने रास्ते हो सकते हैं वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जो कमिटमेंट करके आए हैं, वो व्यावहारिक नहीं था और कहने वाले भी जानते हैं। जिन्होंने सुना वो भी जानते हैं, राज्य की जनता, कि व्यावहारिक नहीं है। मगर वो अपने एजेंडे के साथ जो आ तो गए हैं, मगर जो उन्होंने कहा है, घोषणा की है, उसको पूरा नहीं कर पा रहे, ना कर पाएँगे। आपने भी बताया कि वो मंदिरों का चंदा लेके जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ मंदिरों से ही पैसा क्यों लिया जाता है? ये तो बहुत पुराना है कि आप वक़्फ को पैसा देंगे, हज को सब्सिडी देंगे और पैसा लेंगे। दक्षिण के मंदिरों का तो सोना गला के सरकार ले ले रही है। कारण क्या है कि निगरानी के द्वारा जिस तरह किया गया है, मगर बहुत कुछ हिंदू समाज उदार रहा हो या हिंदू समाज को लेकर के जब जिस समय हमने आज़ादी में आँखें खोली, नीतियाँ बनी, लोग उन चीज़ों को उतना नहीं समझ पाए। अपनी दाल-रोटी अपने, या कहें आज़ादी की खुशी में सब कुछ हमारे लिए, तो वो आंदोलनकारी लोग सरकार में बैठे हुए जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। वो मान के उन्होंने सारी चीज़ों को आत्मसात कर लिया। उसी की कमियाँ तो बहुत लंबे समय तक दिखाई दी। जो चोरी, वोट चोरी के हम पे आरोप लगे, जो लोकतंत्र तोड़ने के आरोप लगे, गोदी मीडिया के आरोप लगे, जो दुनिया भर के आरोप लगे, वो उसका कई गुना बड़ा पाप ये लोग करके आ चुके हैं। इन्होंने वो पाप किए हुए हैं और उन पापों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। मगर हम जब सफाई देते हैं, तो उनके सुर दूसरे होते हैं और हमें कटघरे में खड़े करने की कोशिश होती है। इसके लिए उन्होंने गठबंधन भी बनाया है। बहुत बड़ा गठबंधन बनाया, जो राज्यों में अलग चुनाव लड़ता है। दुश्मन है एक-दूसरे का, देख नहीं सकता है। बिल्कुल। मगर भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखना है, इसके लिए वो एक मजबूरी का बेमेल गठबंधन बना के हर बार कोशिश करते हैं और जनता उन्हें बार-बार नकार रही है। क्या 29 में भी इनका हाल यही होगा? हम मान के चल रहे हैं कि जिस तरह 2047 के भारत के लिए, विकसित भारत के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। देखिए, ये लोकतंत्र है। एक तो राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हम कहते हैं कि हम सदियों तक रहेंगे। अगर हम जनता की उम्मीदों पे नहीं काम करेंगे, हम अपने एजेंडे पे खरे नहीं उतरेंगे, जन भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता, हमारी सरकारें उस रूप में सामने नहीं आएँगी, तो जनता के पास तो वोट का अधिकार सबसे बड़ा है, वो नकार के बाहर कर देगी। जिस कांग्रेस का कभी शून्य वो हुआ, क क कहाँ पहुँच गए? और जो हमारा मज़ाक उड़ाते थे कि 2 सीटों वाले हैं, बिल्कुल। आज हमें सेवा का मौका मिला हुआ है। तो आपने सर बहुत इसमें अच्छे-अच्छे कार्य किए हैं, भाजपा ने बड़े अच्छे-अच्छे कानून लेके आए हैं। एक समस्या और है जो राष्ट्रीय स्तर की मेरे को लगती है, जनसंख्या। आपको क्या लगता है कि हमारी जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, हम 2047 का जो सपना देख रहे हैं, क्या वो जनसंख्या उसके बीच में रुड़ा है या नहीं? ये आपने शायद, मुझे लगता है कि होना चाहिए, हर आदमी समझता है। और जैन, हिंदू, सिख, जो हमारे पंथ हैं, हिंदू धर्म से ही जुड़े जो हैं या बौद्ध हों, वो सारे लोग इस बात पे सहमत क्या होंगे, वो खुद आ चुके हैं। 2 बच्चे क्या 1 बच्चे पे, हम 2 हमारे 2 का नारा भी बेकार हो गया है। अब 1 बच्चा किया जा रहा है। मगर इस मुद्दे को जिस दिन लाएँगे, उस दिन ततैया के छत्ते पे हाथ डालने वाली स्थिति होगी। उस दिन मुंडन करा के राहुल गांधी इंडिया गेट पे बैठ जाएँगे, कि बर्बाद हो गया, देश खत्म हो गया, ऐसे ही अल्पसंख्यक उत्पीड़न 370 हो पे भी गया। तो बैठे। हाँ, तो आएगा हमारे लक्ष्य में इस देश को, क्योंकि देखो सर्जरी किस्तों में होगी, हार्ट बीट को देखते हुए, कैसी स्थिति है, और अलग-अलग तरीके से किया जाएगा। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ सर कि चाइना एक समय था चाइना की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। भारत देश से चाइना का क्षेत्रफल जो है 3 गुना है और आबादी आज भारत से कम है और लगभग जो पर डे बर्थ रेट है, वो भी चाइना का
इंडिया से 50% है। तो हम दुगनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। क्षेत्रफल हमारे पास पहले ही 1/3 है। नहीं, ये चिंता का भी विषय है। आज हम जिसे एसेट मान सकते हैं कि ये हमारी आबादी है। आज हम प्रोडक्शन के क्षेत्र में इतना कर रहे हैं, स्टार्टअप में इतना कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया का बाज़ार हैं। आज ट्रम्प को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सारी चीज़ें भारत की आबादी को लेकर के हैं और इतने बड़े निर्णय जो मोदी जी ने इस आबादी के ताकत के बल पे किए हैं, तो नज़रिया बदला है। मगर आज हम युवा भारत हैं। कुछ सालों बाद वो बूढ़े भारत में कन्वर्ट होगा। उस दिन वो एक आबादी जिस तरह जापान में लायबिलिटी बनती जा रही है, तो वो स्थितियाँ आएँगी। उसका समय पर ट्रीटमेंट हो, उसके लिए नीति बने। मुझे लगता है कि इसके लिए जागृति की आवश्यकता है और हो सकता है कि आने वाले समय में इस पे बड़े निर्णय हों। मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखा था, जिसमें एक व्यक्ति बता रहा है कि कोई रिपोर्टर ही हैं, हमारे मीडिया के ही कोई व्यक्ति होंगे जिन्होंने पूछा। तो 2 लोग खड़े हैं, वो दोनों लोग जो हैं चचेरे भाई हैं और वो बता रहे हैं कि उनके जो पिताजी हैं, वो 8 भाई हैं। हाँ, हाँ। और जो व्यक्ति इस बात को बता रहा है, हाँ। वो खुद ये बोल रहा है हुँ, कि हम भी खुद जो हैं, 9 भाई हम हैं। दूसरे वाला जो है वो बोल रहा है कि 8 हम हैं। हुँ। और जो ये चीज़ बता रहा है उसका खुद के वो बोल रहा है कि मेरे 6 बच्चे मेरे हैं और अभी मैं और भी करूँगा। तो जब ये उनसे पूछा गया कि भई इतनों का खर्चा कैसे उठाओगे? का क्योंकि सब कुछ तो हम सरकार दे रही है। आम जनता के तौर पर हम अपने आप को देखते हैं तो हमारी हिम्मत नहीं होती है एक के बाद दूसरे बच्चे के बारे में सोचने की कि इसका खर्चा कैसे उठेगा। वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हमारे 6-7 हो चुके हैं, हम इतने हम पहले हैं। और अगर देखा जाए तो अगर वो उनके बाप-दादा जो थे, वो 8-9 भाई वो हैं, उनके एक-एक के अगर 8-10 8-10 बच्चे हैं और फिर उनके भी 8-10 8-10 हो रहे हैं, तो वो 3 ही पीढ़ी में कितने हो गए? और हम तो 10 नहीं हो पाते 3 पीढ़ी में। हाँ, तो अगर इस हिसाब से देखें, तो उनका स्टेटमेंट ये था कि हमारे को जो है किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, कि सरकार सब दे हमारे रही है। देश की सरकार जो है, हमको सब कुछ फ्री दे रही है। बोले राशन फ्री दे रही, पढ़ाई फ्री दे रही, कपड़ा-लत्ता जो स्कूल में है बच्चों का सब फ्री दे रही है, इलाज हमें फ्री मिल रहा है। बोले हमें सब कुछ तो फ्री मिल रहा है तो हमारे को टेंशन काहे की है? ये तो बोलते हैं कि भैया जितने हो जाएँ बच्चे उतने कम। मगर उसके पीछे की मानसिकता समझने की ज़रूरत तो है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि सरकार को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि ये फ्री सेवा बंद कर दी जाए? फ्री सेवा देखिए, सरकार तो एक माँ की तरह है कि जिसने प्रत्येक नागरिक को देखना है, सबको देना। उसमें कोई अगर इस भावना का भी है, उसको भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। कोई धर्म नहीं देखना है, कोई वर्ग नहीं देखना है। अगर जो गरीब है, उस तक विकास जाना चाहिए। मगर आप इसके पीछे का एजेंडा देखिए। जब बोला जाता है कि हमारी संख्या इतनी होने दीजिए, इतने सन में खलीफा का शासन पूरी दुनिया में होगा और इतने देश जो ईसाई देश और बाकी देश हैं सब वो हो जाएँगे। फिर एक दिन हमारे इस्लाम का झंडा बुलंद होगा। उस पागलपन के लिए, उस एक कौमी एक जुनून जो दिमाग में बैठा हुआ है, उसको लेकर काम होने में ये पीढ़ी तो मासूम जिस तरीके से मदरसे से या मौलवियों के द्वारा जिस तरीके से एक ज़हर पिलाया जा रहा है कि संख्या बढ़ानी है, आपको करना है अल्लाह के लिए। आप भगवान के नाम पर कितने नारकी जीवन के साथ किस तरीके से जीवन काटते हैं। आज जिनकी लिटरेसी रेट भारत की आज़ादी के समय बहुत शानदार थी, हिंदुओं से बड़ा ज़्यादा थी, वो अचानक करते कहाँ पहुँच गई? इसका कारण क्या था? कि एक लंबे समय के बाद आप केवल संख्या ही आबादी बढ़ाने को अपनी ताकत समझ रहे हैं। मगर उस ताकत में आपकी कौम किस स्थिति में है? क्या उसकी हालत है? और फिर कहते हैं कि सबसे बुरी हालत हमारी है और फिर कहते हैं इस्लाम भी खतरे में है और देश के का संसाधनों का पहला हक मनमोहन सिंह जी बोलते हैं कि वो मुसलमानों का है। ये यही कारण है कि जिस धार्मिक जुनून के कारण ये सब हो रहा है, उसके साथ वोट बैंक वाली पार्टी साथ में खड़ी हुई है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो फिर इसके ऊपर कानून तो बनना चाहिए। कानून बनना चाहिए और हमारी कामना है कि इस तो पे मैंने कई कानूनों के ऊपर आपसे बातचीत कर रही है। वो सिर्फ़ इसलिए करी है क्योंकि मैं कहीं न कहीं प्रभावित हुआ हाँ, हूँ 370 को लेके, 35A को लेके। आप ऐसे कई कानून पे काम किया है भाजपा सरकार ने कि जो कोई सोच नहीं सकता था। हाँ। तो और ये तो ऐसे हैं कि जिसकी वजह से वो भी और दूसरे भी जितने भी लोग हैं, वो सभी परेशान हैं। नहीं, सैकड़ों अव्यवहारिक कानून खत्म भी किए हैं। जिन कानूनों का कोई अर्थ नहीं था,
ऐसे कई कानून खत्म किए हैं, विभागीय रूप से भी खत्म किया, जो एक अजीब किस्म के कानून हुआ करते थे। उन कानूनों को खत्म करने के पीछे एक तो इन जंजालों से दूर होना था, अवेयरनेस भी थी, जनता की सुविधा भी थी, मगर ये जनसंख्या विस्फोट एक अपने आप में भारत के लिए आने वाले समय के लिए बहुत खतरा है और भारत के सामाजिक ढांचे के लिए भी खतरा है। और हम ये मान के चलते हैं कि मुस्लिम वहीं सुरक्षित है पूरी दुनिया में, जहाँ दूसरे धर्म का आदमी ज़्यादा संख्या में है। वो आप यूरोप में चले जाइए, वो सुकून से तभी हैं, जहाँ उनकी संख्या बढ़ती है, वो आपस में है। अब ईरान में क्या दिक्कत है? इराक में क्या दिक्कत है? पाकिस्तान में क्यों चैन पे नहीं बैठ रहे हैं? रोज़ बम धमाके हो रहे हैं, आपस में ही मार रहे हैं। भई अफ़गानिस्तान में कोई कोई बाहर से नहीं गया। तो आपस में जिनके कारण हैं, तो उन्हें ये भी देख लेना चाहिए कि मुस्लिम अगर सुरक्षित है, तो भारत में है, सुकून से है, सम्मान से है, और भारत के नागरिक के बराबर सम्मानित अधिकारों के साथ है। और हिंदुओं के अंदर तो कोई किसी तरह से हमारी घृणा उनसे हो सकती है जो देश के खिलाफ हैं या जो भारत को सक्षम नहीं देखना चाहते हैं। नहीं तो हमारी दुनिया भर के जितने हमारे सहपाठी से लेके अभी तक और हमारे राजनीतिक जीवन में जितने मुस्लिम मित्र हैं, वो भाई की तरह हैं। सर, राष्ट्रीय स्तर की तो हमारी कई बातें हो गई है। अब थोड़ा हम अपने प्रदेश में भी आते हैं। यहाँ की भी एक समस्या है, छोटा-सा राज्य है और 2 राजधानियों के साथ घूम रहा है। तो ये ऐसा क्या है कि गैरसैंण राजधानी नहीं बन सकती? जबकि चिह्नित तो बहुत अच्छे तरीके से किया गया था उसको। गैरसैंण ही राजधानी बननी चाहिए, इसलिए बननी चाहिए कि आंदोलन का कमिटमेंट है ये। आंदोलन का कमिटमेंट ये है कि जो हमारे शहीद इस दुनिया से गए, वो उस ब्लूप्रिंट के साथ लड़ाई लड़ रहे थे जिसमें राजधानी गैरसैंण थी। जो नक्शा लगता था उसमें राजधानी गैरसैंण थी और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के सम्मान में उसका नाम चंद्रनगर था, चंद्रनगर गैरसैंण। और अगर आप उत्तराखंड का मैप देखेंगे तो ठीक बीच में बिल्कुल आपका सेंटर हाथ में है सर। सेंटर में है और प्रत्येक जिला मुख्यालय से उसकी दूरी 181 किलोमीटर औसत है, 181 किलोमीटर। दूसरी चीज, वो दूधातोली रेंज से लगा हुआ है। वीर चंद सिंह गढ़वाली जी की स्थली है वो, जहां उनकी समाधि भी बनी हुई है। घने जंगलों के बीच में गढ़वाल कुमाऊं की साझा संस्कृति का प्रतीक है। गढ़वाल भी है वहां, कुमाऊं भी है वहां। कहीं आपको क्षेत्रवाद का भी कहीं माहौल नहीं दिखाई देगा। दूसरी बड़ी चीज, कौशिक समिति बनी थी 91 के आसपास, उसने उसे उपयुक्त पाया था, रमाशंकर कौशिक समिति ने। उसके बाद दीक्षित आयोग आया, वो कुछ चीजों पे असहमत हुआ मगर वो भी पूरी तरीके से नकार नहीं सका। उन्होंने जियोलॉजिकल तरीके से बोला कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और उसका पूरा भूगर्भीय सर्वेक्षण हुआ, कहाँ से पानी होगा, कहाँ से इतनी आबादी के घर कैसे बनेंगे और उनके लिए पेयजल कहाँ से होगा, उस सब के लिए भी सर्वे हुआ। उस समय तो बहुत लोकप्रिय उस समय के कमिश्नर एस.एस. पांगती साहब, सुरेंद्र पांती सिंह जी, पांगती साहब, उन्होंने तो जल के स्रोतों पे चढ़ के गए। वो उन्होंने तो बहुत डिटेल में किया था उन, उन्होंने तो। हाँ, और उन्होंने पूरी संभावनाओं को देखा। दूसरी चीज, जो उसका रिकॉर्ड कहीं हो ना हो मगर आंदोलनों में बड़े मंचों पे ये बात आई कि वीर चंद सिंह गढ़वाली जी, उन्होंने नेहरू जी से निवेदन किया था ग्रीष्मकालीन कि राजधानी के लिए। ग्रीष्मकालीन राजधानी हो और उसके लिए सरकार ने 5,000 रुपए का फंड सर्वे के लिए जारी किया था। देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो बन सकती है, और फिर हम उसको ठंड को गर्म से क्यों जोड़ें? हम किसी दूसरे अंचल के लोगों के हिसाब से उनकी सुविधाओं से क्यों देखें? पहाड़ जब हम आंदोलन कर रहे थे और जिस समय लोग गोलियां खा रहे थे, उस समय तो बातें नहीं उठी कि ठंड लगेगी सही या बात है। ये यहाँ कैसे लोग आएंगे। और नॉर्थ ईस्ट की राजधानी तो पहाड़ में है। दुनिया के जो पर्वतीय शहर हैं उनकी। आप एक चीज़ देखिए ना सर, हिमाचल बना, हिमाचल के पास भी काफ़ी ऐसी जगह है जो प्लेन है, हाँ हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी राजधानी शिमला बनी। उसी तरीके से। दूसरा, वहाँ पानी पानी के लिए कहा कि यहाँ तो पेयजल कहाँ से आएगा? आप अगर देखिए तो गंगा, यमुना, भिलंगना या सरयू और पिंडर, ये सारी ग्लेशियर से आती है नदियाँ। आप गैरसैंण में जाकर देखिए, ये इन पर्वतीय क्षेत्रों में रामगंगा, आटागाड़, बीनू, नयार, ये सारी नदियाँ लोकल से निकली हैं और बारिश होने में इनमें बाढ़ आती है बाकायदा। सदा नीरा नदियाँ हैं, पूरा पानी है। हमारी गैरसैंण में जो रामगंगा है, लगातार पानी है। तो
हमारा पानी पर्याप्त है, और नहीं तो बगल में पिंडर कुछ किलोमीटर पे है। पिंडर का पानी पिंडर में सिमली तो से, बहुत पानी है। हाँ, सिमली से नहीं, पानी तो है, उसके अलावा उसको पिंडर सिमली से अगर उसको पंप करते हैं, तो सिमली से कर्णप्रयाग तक एक भी ऐसा इलाका नहीं है कि खेत की सिंचाई रुक रही हो, उसने कर्णप्रयाग में संगम पे मिल जाना है। तो इसलिए वो पानी उपयोग में हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है पानी, बिजली, सड़क सेकेंडरी चीज़ है, हमारी नैतिक इच्छाएँ हैं। शुरुआत जब सरकार की बनी तो यहाँ पे एक ढांचा बना था, उस ढांचे को काम शुरू किया गया। जो विकास भवन था वो विधानसभा बन गया, और वो करते-करते सहजता से ये शहर जो खूबसूरत रिटायर्ड लोगों का था और अब हरा तो शहर था, वो आज ऐसा हो गया कि जिस तरह उस शहर की दुर्गति है कि शहर में ही जाम लग रहा है। आदमी घंटाघर से दूसरी तरफ जाने में सोचता है कि भाई मुझे कितने बजे जाना अब तो चाहिए, यहाँ का आदमी ये सोच रहा है कि देहरादून से कहाँ जाएँ अब। देहरादून से कहाँ जाए। तो ये कारण है, मगर गैरसैंण राजधानी एक ना एक दिन होनी चाहिए। गैरसैंण व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए, जिस तरीके से अभी जो ढांचा बना है विधानसभा का और उन भवनों का, वो पर्याप्त तरीके से विधायकों का और तत्कालिक सत्र चलाने का है। मगर वहीं से अगर नीतियाँ बनेंगी, क्योंकि आप जिन परिस्थितियों में निर्णय लेते हैं, तो नीतियाँ उतनी कारगर होती हैं। अगर गैरसैंण में अगर आप सड़क के बारे में सोचेंगे, भवन के बारे में सोचेंगे, आपके मानस में वो चित्र रहेंगे, आप उस तरीके से सोचेंगे। आप देहरादून में सोच के नहीं कर सकते। और आप थोड़ी-सी एक देखिए कि अगर भारी बारिश हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं, और अब तो लोग डर रहे हैं जिसके घर के पीछे पहाड़ है कि कब लैंडस्लाइड हो गया। उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ये 7 जिले हैं, जहाँ अधिकारी आपका एक-एक डीएम वहाँ फँसा हुआ है। बाकी सारी ब्यूरोक्रेसी नीचे रहती है। हुँ। हमारा जो आईजी गढ़वाल है, वो देहरादून में मिलेंगे आपको कैंप ऑफिस बना के। जो फॉरेस्ट का बड़ा अधिकारी होना वो देहरादून में है। कमिश्नर साहब देहरादून में हैं, और कुमाऊँ वाले सब हल्द्वानी में। लगभग सभी देहरादून में हाँ, ही हैं। तो ये प्रशासनिक जो ढांचा हुआ, वो किन कारणों से इतनी लिबर्टी मिलती गई कि इतना प्रशासनिक बहते-बहते या का उन्होंने ऐसा ब्रीफ किया कि काम यही हो सकता है, काम को इसी तरीके से किया जा सकता है। उसके आर्थिक कारण या व्यावहारिक कारण जो भी गिनाए हैं, कि सरकारों ने उस चीज़ को सहज कर मान लिया। मगर आप देखिए कि वो केवल सुविधाओं के कारण ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ नहीं होंगी, या वहाँ डेवलप होने में कई साल लगेंगे। तो ब्यूरोक्रेसी की भी एक पीढ़ी होती है कि हम क्यों करें? मगर मैं इसे राजनीतिक इच्छा शक्ति से जुड़ा मानता हूँ, फिर भी इसमें अधिकारियों को दोष नहीं दिया सकता है। अधिकार काम सरकारों को करना है। तो जिस तरह तेजी से अब हमारे वहाँ सत्र हो रहे हैं, जिस तरीके से हम 26 जनवरी, 15 अगस्त मना रहे हैं, मुख्यमंत्री जी 26 जनवरी, 15 अगस्त पे वहाँ रहते ही रहते हैं, किसी भी सरकार के हों। तो वो एक कमिटमेंट के नज़दीक जाते-जाते हमारा एक कमिटमेंट है कि हर बार हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अभी सारकोट गाँव जैसे गोद लिया गया, उसको मॉडल गाँव बनाया गया। अब और आस-पास के गाँव को बनाया जा रहा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कदम हमारे राजधानी को स्थायी रूप से वहाँ ले जाने के हैं। सारे विभाग अपने वहाँ गेस्ट हाउस बनाने लग गए हैं। सारे विभाग अपनी भवनों को ठीक करने लग गए हैं। ज़मीनों का चिन्हीकरण होने लग गया है। तो अगर ये चीज़ें, और जो पहले काम हो चुका है, एक बार तो ज़मीनों पे रोक लगी थी कि इसको काम किया जाएगा। फिर बहरहाल ये देखा गया कि साहब हमारा लोन भी हो गया है, आधी छत पड़ी हुई है और सब रुक गया है। तो उन व्यवहारों को देखते हुए वो छूट दे दी गई कि आपका जो निर्माण है उसे बना दीजिए। अच्छा सर, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे हमने देखा हमारे यहाँ पे रेल लाइन जा रही है आज कर्णप्रयाग तक, तो इसके लिए तैयारियां पूरी चल रही हैं। पहले से ही डिसाइड किया गया है कि 2026 में रेल चलाएंगे। हाँ, ऐसी जब भी कोई योजनाएं होती हैं तो हमेशा उसके लिए तय किया जाता है कि हम इसको इतने टाइम के अंदर कर देंगे, भले ही उसमें टाइम कम ज़्यादा कुछ भी लगे। कोई भी बड़ी योजना हो, चाहे हमारे यहाँ टिहरी डैम बना या कोई सा भी डैम हो, तो हर एक का एक टाइम पीरियड होता है कि इसको आज हम इसका शिलान्यास कर रहे हैं और इतने टाइम के अंदर हम इसको बनाएंगे, इतने टाइम के बाद इससे बिजली मिलने शुरू हो जाएगी, या कोई भी और दूसरी योजना है। तो 25 साल हो गए हैं उत्तराखंड को। ये इस बार 9 नवंबर को जो है 25वां साल का फंक्शन होना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि धामी जी जो हैं, इस बार ये घोषणा कर दें कि हमारी जो राजधानी है, वो गैरसैंण हो गई, कन्फर्म्ड। जब तक वहाँ पे
सब कुछ कंप्लीट नहीं होता, उसको एक टाइम पीरियड दे दें कि इतने साल में हम अब वहाँ पे अपनी सब कुछ व्यवस्थाएँ बना लेंगे, उसके बाद देहरादून से शिफ्ट हो जाएँगे। मुझे लगता है कि उसी लाइन में, क्योंकि देखिए भावनात्मक नारा उछाला जा सकता है और इस तरह की घोषणाएँ करने से बेहतर होगा एक सरकार को फिर कमिटमेंट के जवाब देने पड़ेंगे कि आपने उसके लिए कितना बजट एलोकेट किया, आप क्या करने जा रहे हैं। मगर मुझे लग रहा है कि धीरे-धीरे जिस तरीके से एक दबाव बन गया है, राजधानी गैरसैंण को लेके और उसके खिलाफ कोई जा नहीं सकता, ना बोल सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। बल्कि कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि आज ही सरकार दो, हम आज ही राजधानी, हमारा सीएम वहीं बैठा रहेगा, हमारा बस्ता वहीं अभी मैं रहेगा। बताऊँगा सर, हाँ, इसके ऊपर भी कुछ कांग्रेस ने क्या-क्या जी, बोला है, जी, जी। वो भी चीज़ें हैं। लेकिन मतलब मेरे को ये लगता है कि ये इस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि हम जब बड़ी-बड़ी योजनाएँ ऐसे करते हैं, हाँ, हम 2047 के लिए मोदी जी ने भी तो एक स्टेटमेंट दिया है कि हम उस समय तक अपने आप को विकसित कर देंगे। हाँ। तो अगर हम 2047 इतने लंबे समय के लिए बोल सकते हैं, जबकि कांग्रेस के ही वो हैं प्रवक्ता गरिमा दसोनी जी, उन्होंने बोला कि उस समय तक पता नहीं मोदी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनके स्टेटमेंट का क्या वैल्यू है। तो कहने के लिए तो ये भी था, लेकिन हम भी इस बात को मानते हैं कि हाँ, ठीक है, कह रहे हैं शायद हो जाए, 2047 तक जो है हम विकसित देश में आ जाएँ। जब ये इन चीज़ों पे कहा जा सकता है, तो जिस ये एक ऐसा गैरसैंण एक ऐसा शब्द है, जिसके लिए कोई ना नहीं बोल सकता, चाहे कुछ हो, कोई भी किसी से पूछ लो, क्योंकि वो भावनात्मक जुड़ाव है, हर उत्तराखंडी का, तो वो हर कोई चाहता है कि वो बने, तो उसके लिए घोषणा क्यों नहीं हो सकती? नहीं ऐसा क्या है कि उसको हम हमेशा जो है एक ऐसी राजधानी के 25 सालों से हम एक ऐसी राजधानी के तौर पे देख रहे हैं कि पता नहीं बस नाम के लिए है कभी, और वो तो अभी कुछ सालों से ही हुआ है कि वहाँ जाके सत्र 1-2 दिन के होने लगे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं गैरसैंण का निवासी हूँ, गैरसैंण ही मेरा गाँव है। इसीलिए मैं आपसे इतना ज़ोर लगा हाँ, के पूछ भी रहा हूँ। और मैं तो स्वाभाविक रूप से जब गैरसैंण में 2004 में आंदोलन चल रहा था, विभिन्न दलों के संघर्ष समिति के लोग, उसमें उत्तराखंड महिला मंच से लेकर जो जनता के बीच में काम करने वाले इंडिपेंडेंट संगठन है, वो काम कर रहे थे। मैं उसमें सम्मिलित हुआ और तिवारी सरकार थी। हम लोगों ने लंबे धरने में उसमें रहे। वहाँ से गैरसैंण से देहरादून 17 दिन की पदयात्रा में हम लोग आए। फिर 5 दिन का सचिवालय में अनशन किया, उन 5 अनशनकारियों में एक मैं भी था और उसके बाद हमने यहाँ पर्चे फेंके। ये एक नागरिक के नाते मेरे हिस्से का जो अपने राज्य की राजधानी के लिए कंट्रीब्यूशन होता है, ये मेरा है। मगर मेरी पार्टी का मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से लगातार गैरसैंण को फोकस किया जा रहा है, बड़े विषयों को लेकर गैरसैंण किया जा रहा है, तो ज़रूर हमारी पार्टी इनसे पीछे इसलिए नहीं उठेगी या हटेगी, कारण कि अटल जी ने जिस तरीके से जनभावना का सम्मान करते हैं, आंदोलन का सम्मान किया, क्योंकि राज्य तो आंदोलनकारियों ने बनाया है, उसका सम्मान करके उसको एक मान्यता जो देने का काम अटल जी ने किया। उसके द्वारा हम अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी समझते हैं कि उत्तराखंड का जो कुछ भी होगा, वो हमारे द्वारा होगा। भारतीय जनता पार्टी की नैतिक ज़िम्मेदारी, क्योंकि हम जानते हैं पूरे आंदोलन में कांग्रेस कहीं नहीं थी। पूरे आंदोलन में कांग्रेस का एक नेता कहीं गोली नहीं लगी, कहीं लाठी नहीं लगी, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। आप प्रमाण कि अगली बार कोई कांग्रेस के व्यक्ति आएँगे, उनसे पूछिएगा, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे रहेंगे। हरीश रावत जी लगातार कहते थे केंद्र शासित होना चाहिए, बड़े नेता थे। तिवारी जी कहते थे मेरी लाश पे बनेगा। बिल्कुल। 2 ही नेता कांग्रेस के बड़े थे, उसके अलावा आप किसी का पूछ लीजिए, कोई नहीं था, किसी ने नहीं किया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो ज़िम्मेदारी है, अब वो हमें बताएँ कि राज्य कैसे बनेगा, नीति कैसे होनी चाहिए। वो जब आए, उन्होंने कांड किए, उन्होंने जब आए, उन्होंने भ्रष्टाचार किया और उनकी ज़िम्मेदारी भी नहीं रही। उन्होंने जैसे देश चलाया, वैसे ही राज्य को चलाते। हरीश रावत जी का आपने ज़िक्र किया, यहीं पे बैठ के उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था हुँ, कि अगर उनको पता होता जब उनकी सरकार गिर रही थी, हुँ, वो बोल रहे थे कि अगर मेरे को 1 दिन पहले मालूम चल जाता कि मेरी हुँ, सरकार गिरने वाली है, हुँ, तो मैं गैरसैंण राजधानी घोषित कर देता। हुँ। देखिए, कितनी चतुराई से वो अपनी चीज़ों को कह रहे हैं कि मैं कर देता। हरीश रावत जी का कार्यकाल, सबसे पहले हरीश रावत जी की जो उपलब्धि सबसे बड़ी है कि वो मुख्यमंत्री बन गए। उनकी मुख्यमंत्री बनने की बहुत बड़ी हसरत थी। राज्य को लेकर उनका कोई कमिटमेंट नहीं था, ना कोई उन्होंने संघर्ष किया। बल्कि उन पे आरोप है कि 2 अक्टूबर को जो दिल्ली लोग गए, इधर मुज़फ्फरनगर कांड हो गया मगर पूरे प्रदेश से जनता जा चुकी थी। दिल्ली में रहने वाले उत्तराखंडी थे,
रामलीला मैदान पे ऐतिहासिक भीड़ जुटी थी उत्तराखंड की, उससे बड़ी कहीं नहीं हो सकती। उस मंच पे जिस तरीके से माइक को छीनने के लिए एक नेता भाषण नहीं दे पाया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कहाँ बडोनी जी दौड़े, कहाँ आंदोलनकारी दौड़े, कहाँ कुछ लोग दौड़े, और किस तरह अफरा तफरी में हमारे पहाड़ की महिलाओं को कितनी दिन बाद वो समूह में अपने मिल पाई, क्योंकि जो जिधर भाग पाया। ऐसी अफरा-तफरी के लिए इन्हीं लोगों पे आरोप जाता है। इनका कोई मतलब नहीं था, और राज्य बनने के बाद तिवारी जी को कब चैन पे रहने दिया? रोज़ तो रोज़ के दिल्ली दरबार में रोज़ कभी कोई चिट्ठी उछाली जाती थी। सबसे ज़्यादा यहाँ जितना न्यूसेंस हरीश रावत जी की चिट्ठियों ने किया, किसी ने नहीं किया। अब ठीक है, आयु है, हरीश रावत जी बहुत अच्छा बोलते हैं, संतुलित बोलते हैं, कर्णप्रिय बोलते हैं, कन्विंसिंग जैसा बोलते हैं। मगर आप इतिहास देखिए ना कि क्या कंट्रीब्यूशन था। जिस दिन मुजफ्फरनगर कांड हुआ, जो सरकार मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर कांड में पुलिस दमन कर रही थी, उसकी पार्टनर वो सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी। बाद में मजबूरी में इन लोगों ने समर्थन इनको समर्थन वापस वापस लेना पड़ा और था। एनडी तिवारी प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के। उस समय तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष थे। इन्होंने कभी नहीं किया। फिर इनकी सरकार जब आई बहुगुणा जी वाली, तो फिर ये रोज एक चिट्ठी मीडिया में देते थे। ऐसा लगता था लीक हो गई है, मगर छपाई जाती थी, उसको प्रचारित किया जाता था, क्योंकि सीएम बनना है। और जब सीएम बने अपने हरीश रावत जी, तब आप किस तरह का नंग नाच देखा, किस तरह की दुकानें खुली हुई थी, और किस तरह का अपराध था यहाँ। और ऐसा भी नहीं लगता सीएम हाउस आके कोई उत्तराखंडी चेहरा आपको दिखाई दे। कहाँ-कहाँ के लोग आ गए थे। और सबसे बड़ी बात है, उत्तराखंड में जो गैंगवार हुआ, रुड़की में 5 लोगों की हत्या हुई, गैंगवार में मर्डर हुए, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुए। इन्हीं के कार्यकाल में जेलर की जेल के गेट पे हत्या हुई, जिसने हत्या आशंका जता दी थी कि मुझे मारा जाए तो मुझे सुरक्षा दी जाए, उसकी हत्या जेल के गेट पे हुई। तो इसका समझिए कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद थे। टिफिन बम रुड़की में रखा गया था, एक स्कूल जाते हुए बच्चे ने खोला, उसकी मृत्यु हो गई। वो इनके राज्य में हुआ, अपहरण इनके राज्य में हुआ, तो इनके कार्यकाल में हुआ। तो आप बताइए, हरीश रावत जी के कार्यकाल को हम विज़न के रूप में, विकास के रूप में, उत्तराखंड के भले के रूप में, या किस रूप में याद करेंगे? या टॉप अप के रूप में याद करेंगे कि साहब इतना हो जाएगा, इतने में विधायक बिकेंगे, इतने में वो बिकेंगे? तो इसलिए हमें लगता है कि रावत जी का उसी तरीके का है जिस तरह औरंगज़ेब ने अंतिम समय पे और अस्तांचल में या एक आयु के बाद वो बड़ी धर्म कर्म की बातें कर दी थी, और जबकि वो एक मन जनेऊ के बाद ही नाश्ता करता था। तो इसलिए रावत जी की राजनीति को या कांग्रेस की राजनीति को उत्तराखंड के सरोकारों से जुड़ी हुई कभी नहीं माना जा सकता है, और न इनकी राजनीति उत्तराखंड की के सरोकारों से रही। और इनके कार्यकाल 2 कार्यकाल मिले इनको। तिवारी जी वाला और रावत जी बहुगुणा जी वाला, उस कार्यकाल की उपलब्धि बताएं। तो जहां अपने केंद्र की योजनाओं को ही इम्प्लीमेंट कर देते, लगातार 10 साल रही। उस उस समय अपनी सरकार यहाँ भी थी उनकी, उस समय कुछ कर देते। तो इसलिए हम उत्तराखंड की जब पीछे की यात्रा पे जाएं, उन विश्लेषणों को देखें, इस राज्य को क्या मिला, कैसा मिला। आज चारधाम में अगर ऑल वेदर रोड बनी हुई है, अगर आज लोग हर योजना को लेकर हमें कोस रहे हैं कि ये सुविधा नहीं मिली, ये सड़क में गड्ढे हैं। भाई सड़क बनी है तब गड्ढे हैं, और वो हमारी गलती है, हमें बनाना चाहिए, हमारे समय बननी चाहिए, वो सरकार की या विभाग की ज़िम्मेदारी है। मगर वो स्थितियाँ हमने पैदा की, आपने तो सपने में नहीं देखा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जिन आपका अगर गाँव दूरस्थ है, तो आज अगर वो सड़क से जुड़ा होगा, तो इसी कारण जुड़ा होगा। और उत्तराखंड के लिए तो क्या उदार तरीके से नीतियाँ बदली। पहले 500 की आबादी के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी। बाद में और लचीला हुआ कि ऐसी सड़क जिससे 500 लोग प्रभावित होते हैं, सड़क दे दीजिए। आज हर जगह सड़क चली गई। तो हमसे अपेक्षाएँ भी हैं, इसलिए हमारे प्रति गुस्सा भी है, और हम ही लोगों के निशाने पे रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रत्यक्ष बीच में जाके सेवा कर रहे हैं। सर, गैरसैंण के ऊपर ही कांग्रेस के ही एक दूसरे राजनेता हैं, उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट दिए थे। हरक सिंह रावत, हाँ। वो आपके साथ भी रहे हैं, हुँ, भाजपा के साथ। हुँ। अब वो भाजपा में आए, फिर कांग्रेस में, उनका काफ़ी इधर-उधर आना-जाना लगा रहा है, अगर उनके पूरे कार्यकाल को देखें तो। हुँ। उनके 2-3 आरोप हैं। एक तो आपको पता ही होगा कि उन्होंने वो 30 या 27 लाख करोड़ की एफडी का आरोप लगाया।
दूसरा ये गैरसैंण के ऊपर है, तो अभी पहले इसी के ऊपर फोकस कर लेते हैं। गैरसैंण राजधानी के ऊपर उनका स्टेटमेंट ये है कि चाहे कुछ हो जाए, कोई नहीं चाहता कि गैरसैंण राजधानी बने और ना बनेगी। देखिए, हरी वो भाजपा की ज़मीन में पैदा हुए वृक्ष थे, बनते, मगर वो ट्रांसप्लांट होके कांग्रेस के गमले में चले गए। आज हरक सिंह रावत जी, हम जैसे जो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, सामान्य कार्यकर्ता हैं, उन वो अगर उन्हें देखते हैं तो बहुत बड़ा कद देखते हैं कि वो 91 में मंत्री बन गए थे। हुँ। वो 84 या 86 में चुनाव भी लड़ गए थे। उस चुनाव में हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे। वो संघ के कार्यकर्ता अपने खुद बताते थे, गर्व से बताते थे क्योंकि हमारे कार्यकर्ता थे। 2-2 बार भारतीय जनता पार्टी से वो राज्य बनने से पहले ही जीते और राज्य बनने में 1 बार जीते। तो 3 बार भाजपा ने उनको सदन में भेजा और 3 बार कांग्रेस ने उनको भेजा। वो 6 बार सदन में गए हैं, बराबर गए हैं। उनका जो कद बना, जो मंत्री बनने की कहानियाँ सुनाते हैं, वो सब भाजपा की देन है। आज वो बहुत फूहड़ हँसी के साथ और बड़ा दुःख होता है हर सिंह रावत जी की इन भाषाओं को देख के कि कभी ये तो चुनाव ही नहीं जीतते थे। अरे कौन नहीं जीतते थे? आप काफ़िले में थे, आप उसके हिस्से थे और हम वाक़ई चुनाव हारते थे, ज़मानत ज़ब्त होती थी और इसलिए भी चुनाव लड़ते थे कि हमारा चुनाव चिन्ह पत्थर पे लगा हुआ निशान हो। वो जब दीपक रहा हो या क कमल का निशान हो कि लोगों में चुनाव चिन्ह तो पहुँचे। हमारे पुराने जो मनीषी थे उन्होंने कितनी साधनाएँ की और उस तरीके से आज वो कभी हमारे नेताओं को बोलते और मैं हरेक सिंह रावत जी का इसलिए विरोध करता हूँ कि वो निरंतर हमारे नेताओं पे स्तरहीन तरीके से भाषण दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं। मैं सबकी पोल पट्टी जानता हूँ। अरे सूप बोले तो सूप, चलनी बोले जिसमें 100-100 चीज़ हरेक सिंह रावत जी बोलेंगे और उनके मुँह से चरित्र, मर्यादा, संस्कार, शुचिता ये हरक सिंह बोलेंगे। हरक सिंह रावत जी मात्र उत्तराखंड की राजनीति के राखी सावंत हो चुके हैं। उनको रोज़ किसी न किसी तरह चर्चा में रहने की ज़रूरत थी। बीच में उनके यहाँ खूब मीडिया की भीड़, सोशल मीडिया की भीड़ होने लगी थी। जब वही चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं तो अब उनके पास कुछ नहीं जा रहा है और उन्होंने भी मर्यादाएँ तोड़ी हैं। भाई आप कम से कम राजनीति में विरोध कीजिए, पर निजी जीवन पे हमला करना, अपने साथियों का उपहास उड़ाना, आप सबका उपहास उड़ाएँगे, सबके बारे में आप बहुत तथ्य बोलेंगे। अगर उनके पास कोई तथ्य हैं, जबकि हरक सिंह जी पे बहुत आरोप है कि भाई पाखरो रेंज को लेकर उन पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई उनके कार्यकाल में, उनके विभाग में। उसके बाद वो जनरेटर पहुँचा है, वो लिया गया वन विभाग का दिखाई दे रहा हो कहीं, कभी ज़मीन के आरोप है। ठीक है, वो कोर्ट का काम है, हमें उस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, वो माननीय न्यायालय का काम है। मगर आप दूसरों को हर बार लाल कलम लेके, रेड मार्क लेके 0 नंबर देने पे निकल पड़े हो घर से। कि मेरे समय पे इतना दिया। अरे आप जान रहे हैं कि आम जनता के चंदों से ही पार्टियां चलती हैं। आम जनता से क्या व्यापार मंडल रामलीलाएं कराता है या कोई छोटा-सा निर्माण कराता है या कोई चबूतरा बनाता है? भारतीय जनता पार्टी ना आम जनता हमारी तो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा लोग हैं और हम ही तो हर समय हमने ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने मुख्यालय बनाए क्योंकि हमारी सोच थी। कांग्रेस तो पूरे देश में नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग सोनिया जी के नाम और राहुल गांधी के नाम कर दी, मगर अपना कार्यालय आज तक नहीं बना पाए। 24 अक्टूबर रोड सरकारी में चल रहा है और जो एक आधा बना है वो सालों से पूरा नहीं हो रहा है। नियत होनी चाहिए। हम कार्यालय को मंदिर समझते हैं जहाँ हम चिंतन करते हैं, बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं। इसलिए वहाँ राष्ट्रीय कार्यालय भी है, हमारे प्रांतों के भी हैं, हमारे जिलों के भी हैं और समय आएगा तो हम मंडलों के भी कार्यालय बनाएंगे, हम ही लोग बनाएंगे। अगर आपके पास कोई तथ्य है तो जाए ना कोर्ट जाए। हरक सिंह रावत जी को कौन मना कर रहा है? आप तथ्य लेकर जाएँ। मगर आप जब शामिल थे, हमारे हिस्से थे, हमारे अभियानों में शामिल थे, उस ज़माने की बातों को आप इतना बड़ा तंत्र बनाकर और भ्रष्टाचार दिखा कर के बोलेंगे, तो ये उनके मुँह से शोभा नहीं देता है। समझने वाले लोग जानते हैं और हरक सिंह जी ने ऐसा कह के उत्तराखंड में हम जैसे जो आम कार्यकर्ता हैं, आम नागरिक हैं, उनकी नज़रों में उनका कद कम हुआ है। उनका कहना तो ये है कि अभी मेरे पास बहुत सारे बम हैं, अभी तो मैंने एक ही बम फोड़ा है। वो लाएँ, उनके पास जितने बम हैं, उनके पास हम तो चुनौती देते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता चुनौती देता है कि आप लाएँ और बम आप डराएँ नहीं। आप सुतली बम को दिखाकर और सिले हुए बमों को दिखाकर आप जिस तरीके से करना चाहते हैं, आपका क्या बम हो सकता है? और भारतीय जनता पार्टी ने आपके लिए क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपका अपमान किया हो, आपके घर पे पत्थर फेंके हों, आपके जो मामले हैं, मानो कोर्ट के मामले हैं या सीबीआई के कोई मामले होंगे या कोई ईडी का या किसी एजेंसी का कोई मामला होगा, वो मामला विभाग से जुड़ा हुआ मामला है और वो किसी आपके जुड़े प्रकरण का मामला होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ जाती है? तो इसलिए उनको जो बयानवीर बन के वो बड़ी-बड़ी बातें कह रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और कुछ दिनों बाद उन्हें लोग सीरियस लेना बंद कर देंगे। और जो उनका स्टेटमेंट था गैरसैंण के ऊपर कि कभी राजधानी नहीं बन सकती। देखिए, जब इतने चीज़ें वो बोल रहे हैं, तो उसी में जैसे गन्ने की पेराई में पुदीना और नींबू भी आदमी डाल देता है, उसी में उन्होंने ये बस बात ये भी सब डाल दी, कुछ उसका वैसे कोई ही है। औचित्य नहीं है। मतलब हम ये आश्वस्त रहें कि हम शायद जल्दी ही गैरसैंण को अपनी राजधानी के रूप में मेरी देखेंगे। कामना है, इस राज्य की कामना है और जन भावनाओं से ही सरकारें झुकी हैं, वो किसी की सरकार हो। तो इसलिए सरकारों की भी क्योंकि एक एक मतलब कुछ ऐसे असंभव कार्य जैसे राम मंदिर बनना, हाँ, लगता था कि कभी शायद ये हो ही नहीं हाँ, पाएगा, लेकिन भाजपा ने वो कर दिखाया और लोगों को बड़ी आस भी है। लगता है अब देखिए केंद्र में भी सरकार भाजपा की है, प्रदेश में भी सरकार भाजपा की है। तो हर किसी को उम्मीद है कि किसी भी तरीके से कोई काम नहीं रुक सकता क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। नहीं हमारी 4 इंजन की है, निकायों में हम हैं, पंचायतों में हम हैं। हम लगातार हमारी जो योजनाएँ हैं, वो एक साथ कनेक्टेड हैं जो नीचे तक आराम से जाती हैं और हमारे कार्यकर्ता उसमें उसमें सहयोगी के रूप में आम जनता के बीच में हैं। हमारे अभियानों का हिस्सा है। जनता को जो राहत के अभियान है, जो भाजपा दिन-रात काम करती है, रोज़ बैठकें होती हैं, लोगों को लगता है ये बैठकें क्यों हो रही है? वो केवल चुनाव का जब आएगा तब आएगा। आज लोगों के बीच रहकर हम कौन-कौन जागृति के काम करें या लोगों से जुड़ के कहाँ हम सुविधाएँ दे सकें, वो काम हम निरंतर कर रहे हैं। तो मेरे को तो ये लगता है कि अगर जब हर जगह भाजपा है, हुँ। आपने खुद बता दिया कि डबल नहीं अब 4 इंजन हो चुके हाँ, हैं। हाँ। तो अगर अब नहीं बनी राजधानी और कभी कोई इंजन कम हुआ, तो मुझे नहीं लगता है फिर दोबारा कभी बन पाएगी। मैं और ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि राज्य की जनभावना के अनुरूप विकास के मुद्दों पर और जनभावनाओं के नज़दीक और बढ़ने के मुद्दों पर भाजपा कहीं पीछे नहीं रहेगी और हमारे आम व्यक्ति से किसी से पूछे हमारे पार्टी के नेता से हमारी भावनाएँ हो सकता है वो सही समय पे कौन ऐसा समय है कहाँ कब हमारे नेतृत्व ने चीज़ें तय कर रखी हैं कि जब हमें पहाड़ की गैरसैंण राजधानी के रूप में मिलेगा या एक ऐसे विकल्प के रूप में मिलेगा कि जिसकी सहमति आम जनता के बीच में हो। बस आम जनता की तो मेरे ख्याल से डिमांड एक ही है हाँ, कि वही है, गैरसैंण राजधानी बने, राजधानी बने। कि कोई बीच का रास्ता ना हो। नहीं, नहीं, क्योंकि नहीं। बीच का रास्ता का तो मतलब वही है जो आजकल चल रहा है नहीं, कि साल में जो है 2-4 दिन के लिए गए। नहीं, 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 उसको जनता चाहती भी नहीं है। आम जनता चाहती गैरसैंण राजधानी बने और उस दिशा में एक कार्यकर्ता के रूप में, एक नागरिक के रूप में हमारी इच्छाएँ बने और ऐसी सबकी इच्छाएँ हैं। तो जनभावना का सम्मान करना ही सरकारों का काम क्योंकि होता है। मेरे को इसलिए लगता है सर क्योंकि हमारे बहुत सारे पत्रकार भाई उस समय वहाँ जाते हैं, हाँ, कवर करने के लिए कि गैरसैंण में क्या-क्या हो रहा है, सत्र के दौरान क्या-क्या चीज़ें हुई। तो वो जब भी वापस आते हैं वो एक ही चीज़ बताते हैं। बोलते हैं कि हम 2 दिन की छुट्टी पे गए थे, मस्त घूम हाँ, के आ गए, कि काम-कुम तो बस होता ही रहता है, बोले हाँ, लेकिन ये हम छुट्टी मनाने जा रहे हैं। हाँ। तो क्या ये राजधानी सिर्फ़ छुट्टी मनाने का केंद्र बन जाएगा? नहीं, ये टिप्पणी तो चलिए उनके दिमाग में क्योंकि मुझे लगता है कि देहरादून में बैठे पत्रकार अगर 2 दिन के लिए जा रहा है, उनके पास कई स्टोरियाँ होनी चाहिए। उनके पास वहाँ के जनजीवन को लेके, फसलों को लेके, आम जनता की पीड़ा को लेके, आम जनता के सुझाव को लेके या गैरसैंण राजधानी को लेकर वो क्या सोचते हैं, सत्र के दौरान क्या चीज़ें हैं। तो मैं खुद एक पत्रकारिता का विद्यार्थी मानते हुए कहता हूँ कि कई एंगल हैं, आपकी स्टोरियाँ 10, 20, 30, 40 हो सकती हैं कि आप क्या-क्या करना चाह रहे हैं। मगर फिर भी अ, हमारी कामना है और एक ना एक दिन जितना बड़ा ढाँचा बना है, वो एक विस्तृत और सुंदर राजधानी के रूप में जनता के बीच में होगा। अच्छा सर, एक चीज़ है जब भी कोई गलती करता है और उसको उसकी सज़ा मिलती है, कोर्ट के थ्रू हुँ, और पता लगता है कि हाँ, ये बहुत गलत किया है, इसको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए तरह-तरह की। उम्र कैद एक ऐसी सज़ा है हुँ, कि वो उन लोगों को मिलती है कि जो कुछ जिन्होंने ज़्यादा ही दोषित जघन्य अपराध हाँ, किए हैं। और अभी धामी जी के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने उस उम्र कैद की सज़ा को कम करवा दिया। तो ऐसा क्या है कि मतलब जिन लोगों को ये सज़ा मिलती है, नहीं उम्र कैद की सज़ा धामी जी कैसे कम कर सकते हैं? ये कांग्रेस का है आरोप सर। नहीं, देखिए किसी को पैरोल देना महामहिम के हाथ पे होता है, किसी दंड को निर्मूल करना या उसको प्रभावित करना महामहिम के हाथ में होता है। वो उसके कई और कारण हैं, उसका व्यवहार है या कोई पक्ष देख के अगर देख रहे हैं। मगर कोई सरकार और राज्य सरकार इतने बड़े देश के कानून पे प्रभावित कर सके ये निर्मूल आरोप है, संभव नहीं। लेकिन चर्चाओं में तो बहुत था ये। नहीं, चर्चाओं में होगा मगर मुझे नहीं लगता है कि एक अ, भारतीय दंड विधान को एक राज्य के स्तर पे प्रभावित किया जा सकता अच्छा, कांग्रेस बहुत आरोप लगाती हैं भाजपा पे और भाजपा कांग्रेस पे। दोनों के दोनों जो है देखा जाता है तो एक कट्टर दुश्मन की तरह हमेशा खड़े रहे हैं आमने-सामने। लेकिन शायद एक-दूसरे के अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी देखते होंगे।
आपको दिखती है कांग्रेस के अंदर कोई अच्छाई? सबसे पहले तो हमारा देखने का नज़रिया, हम ये मानते हैं कि मैं इस शहर में हूँ, इस शहर में अगर बिजली चली गई, तो मेरे घर में भी गई, कांग्रेसी के घर में भी गई। जाम से हम दोनों जूझ रहे हैं। सारी चीज़ें हमारी एक हैं। इसलिए हम उन्हें, उनका नज़रिया जो भी हो, हम उन्हें अपने मत की राजनीति मैं करता हूँ, अपने मत की वो करते हैं, उसमें भेद हो सकते हैं, इसी को मतभेद कह सकते हैं। अलग-अलग राजधानी, मगर दोनों का ध्येय, वो भी अपने लोगों को इस राज्य की बेहतरी के लिए अपना एजेंडा लेके चलते हैं, हम भी चलते हैं। इसलिए हम उनका विरोध का नहीं, हम आलोचना कर सकते हैं, उनकी नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, मगर दुश्मन तो कहीं नहीं है। और हमारे तो सभी लोग मित्र के भाव से हम देखते हैं, कई लोग मित्र भी हैं। जहाँ तक अच्छाई क्या रही कि हम अगर सरदार पटेल को देखें, भले ही उनकी सरकार ने बड़ी उपेक्षाएँ की उनकी, मगर वो बहुत बड़े व्यक्ति थे। उनके अंतिम समय पे नेहरू जी ने कह दिया वहाँ कोई नहीं जाएगा, उनकी अंत्येष्टि में, जबकि हक तो प्रधानमंत्री बनने का था। और वो प्रधानमंत्री होते तो आज हमें नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, संजय जी, सोनिया, प्रियंका, ये सारा जो बर्दाश्त कांग्रेसी कर रहे हैं, नहीं करना पड़ता। दूसरी चीज़ है, राजेंद्र बाबू थे, बहुत बड़े नेता थे। अंबेडकर साहब थे, वो अलग हुए, भले उनको हराने के लिए पूरी ताकत की और बाद में तो अस्वस्थ हो गए इनके षड्यंत्रों से। आज भले ही उन्हीं का माला जप के वो जनता के बीच में अनुसूचित जाति के वोटों में सबसे बड़ा उनको मसीहा बना के करते हैं, मगर वो जितने बड़े व्यक्ति थे, अंबेडकर साहब, उनके साथ कितना बड़ा अपमान किया, वो कांग्रेस और पूरा देश जानता है। मगर उसके बावजूद मुझे उनके कुछ चीज़ें बेहतर लगती हैं एक नागरिक के तौर पे। एक आधार कार्ड। आधार कार्ड एक ऐसा कार्ड बना, भले वो आज मल्टीपर्पज़ हो गया, हर चीज़ में बन गया, मगर उसकी शुरुआत जो हुई, नंदन नीलकेणी उसके टीम के लीडर थे। उस आधार कार्ड ने देश के नागरिकों को चीज़ों से जोड़ने में, कनेक्ट करने में, बनते-बनते भले ही वो शुरुआत में जिस भाव से बना होगा, मगर वो आज इतना बहुउद्देशीय कार्ड बन गया है। मैं उस चीज़ की प्रशंसा कांग्रेस की करता हूँ, जो उनके कार्यकाल काल में हुआ। और दूसरी प्रशंसा मैं मनरेगा की करता हूँ। मनरेगा इस तरह का था कि गाँव का व्यक्ति स्वाभिमानी होता है। वो भिक्षावृत्ति नहीं कर सकता है। वो माँगने की प्रवृत्ति में नहीं वो कर सकता है। अपनी गरीबी को अपने में जज़्ब कर लेता है। प्रेमचंद ने कई कहानियों में बहुत नज़दीक से उन विषमताओं को, लाचारी को लिखा है। मगर आपका अपने गाँव में ही काम मिल रहा है, आप अपने गाँव का ही पानी का वो न बना रहे हैं गाय-भैंसों के लिए, अपने ही पानी के धारे को ठीक कर रहे हैं, गाँव में ही नाली बन रही, खड़ंजा बन रहे हैं और आप जैसे श्रमदान करते हैं गाँव में, आप वही कर रहे हैं और उसका आपको भुगतान मिल रहा है। वो मुझे लगता है बहुत सम्मानजनक पक्ष था, कि गाँव का व्यक्ति गाँव में काम कर रहा है, उसको 2 पैसा भी मिल रहा है। महिला भी कर ले रही है, उसके लिए कोई पढ़े-लिखे की ज़रूरत नहीं है और गाँव के विकास कामों में गाँव की परिधि में रह के उसको रोज़गार मिल रहा है, उसका जो बेसिक राशन से लेकर छोटी-छोटी ज़रूरत है, उसको पूरा करने का। आज उसको हमने बेहतर तरीकों से जोड़ा, उनको और चीज़ों से जोड़ा, उसको ऑनलाइन जोड़ा, डायरेक्ट बेनिफिट से आज खातों को जोड़ के जब मोदी जी ने किया, तो इसमें एक और नई क्रांति हो गई है। मगर वो 2 विचारों को मैं प्रशंसा करता लेकिन सर इसी विचार के ऊपर हूँ। हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, जो ये कहते हैं कि ख़ास तौर से हमारे उत्तराखंड के पहाड़ के लिए कि ये मनरेगा और फ्री का राशन और या फिर सस्ता राशन, 1-2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो जो मिल रहा है, कि इसने हमारे पहाड़ को बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं ऐसे, जो ये बात कहते हैं कि हमारे पहाड़ जो बर्बाद हुए, वो इन 2 योजनाओं की वजह से हुए हैं। पहले यहाँ बहुत खेती होती थी, सब कुछ बढ़िया था, जंगली जानवरों के अटैक कम होते थे, आज वो घर के अंदर से बच्चों को उठा के ले जाते हैं। दरअसल क्या हो गया कि उत्तराखंड को देखने का नज़रिया देहरादून, हल्द्वानी में बैठ के होने लग गया है। यहीं से विश्लेषण हो रहा है। आप उन परिस्थितियों में देखिए कि जंगली जानवरों का आतंक अगर आप देखेंगे, झुंड के झुंड सुअरों के द्वारा, जंगली सुअर, खरगोश, मोर, मेरे इलाके में तो बारहसिंगे भी फसल चट कर जा रहे हैं। जिसको रोकने के लिए बंदरों का द्वारा वो घर के अंदर तक का भी चीज़ें चोर के ले जाते हैं, छीन के ले जाते हैं। उनसे जो जूझ रहे हैं लोग और जिनके खेतों में कुछ नहीं हो रहा है, पूरी कोशिश है उनकी कि घर के कम से कम जहाँ पे हाथ धोते हैं वहाँ पे मिर्च का पेड़ तो हो जाए। उन लोगों से पूछिए उस राशन की कीमत। उन लोगों से पूछिए कि जो पैसा जो छोटे से कम कीमत में उनको राशन मिल रही है। क्योंकि यहाँ बैठ के बुद्धिजीवी बन करके
आप ग्लेशियर की चिंता करना, क्यों पिघल रहे हैं, 4 एसी घर में लगे और ग्लेशियर पे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, आपको सारे लोग मिलेंगे। मगर जिन परिस्थितियों में लोग रह रहे हैं और कोई भी पहाड़ का आदमी कभी भी इतना अ, लाचार या ऐसा आलसी या इस तरह के भाव का नहीं हो सकता है कि वो उसके लिए काम ना करे कि मुझे 4 किलो राशन मिले। अरे हमारे खेतों में जितनी दालें सुंदर अच्छी दालें होती हैं, ऑर्गेनिक दालें होती हैं, जितना स्वाद का जो धान होता है, हमारे गेहूँ होते हैं, हमारी फसलें होती हैं, कौड़ी, झंगोरा, मंडुआ सब होता है। वो 5-6 किलो की कीमत पे आदमी कभी घर में नहीं बैठ सकता है। क्योंकि वो जानता है कि इससे मेरी किचन में कितना चीज़ें बन रही है और उस मेरे खेतों से मैं कितना रिच हूँ। क्योंकि मेरी संस्कृति उन खेतों से है, कि कहाँ पे कौड़ी काम आ रहा है, झंगोरा काम आ रहा है, बाजरा काम आ रहा है, किन-किन चीज़ों से मेरे पकवान बन रहे हैं। कभी नहीं, किसी की जो पहाड़ में रहने वाला व्यक्ति हाँ, देहरादून में रहने वालों को पहाड़ से ककड़ी भी चाहिए, पहाड़ से खाजे भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। वो गाँव वाले भाई से सारी उम्मीद करते हैं, यार घी क्यों नहीं आ रहा है? सारी चीज़ें चाहिए, मगर आप इनका कंट्रीब्यूशन वहाँ देखिए। इसलिए कई बार दूर से चीज़ों को देखने में दूसरी तरीके से दिखाई देती हैं। ये कई लोगों के लिए बहुत बड़ी ताकत है और जो ये सक्षम है आपने जो बात बोली, ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ बैठकर जो है उधर की रियल सिचुएशन को कोई नहीं बता कभी सकता। नहीं लेकिन जब ये हमने सुना और ये बातें हम काफ़ी लंबे समय से सुन रहे हैं और इस चीज़ को लेकर, क्योंकि हमारा भी गाँव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हाँ, हाँ। या 2 ढाई घंटे में हम अभी अपने गाँव पहुँच जाते हैं और पहाड़ के कई क्षेत्रों में मेरा चक्कर लगता रहता है। तो मैंने बहुत जगहों पे देखा, कई लोगों से मुलाकात हुई, बातचीत होती है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, बढ़िया है, हमारे को राशन मिल रहा है, अब हमें कुछ काम नहीं करना पड़ रहा हाँ, है। हाँ, वो बोलते दूसरे तरीके से हैं। हाँ, अब वो अपनी समझ के हिसाब से कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब हमारे को जो है अपने खेतों में नहीं जाना पड़ रहा है। हुँ, तो एक तरफ ये भी है, क्यों? अब उसकी एक कारण भी है कि हमारे पहाड़ों में चकबंदी नहीं है। हुँ, हमारा एक खेत इधर है, दूसरा खेत आधे किलोमीटर दूर है, तीसरा 1 किलोमीटर दूर है। हुँ। तो इतनी दूरी पे होने पर छोटे-छोटे खेत हैं। ये देखिए ये बड़ी समस्या है। जिस तरह वाईएस परमार साहब ने हिमाचल में चकबंदी की, अगर उत्तराखंड में ये जागृति आए, क्योंकि हमारे गोल खाते हैं। गोल खाते ऐसे कि चाचा-ताऊ 3-3 पीढ़ी के 25 परिवारों के जो नई पीढ़ी के मिला के 60-70 लोग हैं, उनकी ज़मीनें उसी में हैं। एक चीज़, किसी का कारपेट के बराबर है, किसी का दरी के बराबर है, किसी का थोड़ा-सा और टुकड़ा है, कई जगह बिखरी हुई जोत है हमारी। उससे कारण भी हमारी अपनी कृषि के प्रति अरुचि है। हमारे जो उसी भाव का आदमी हरियाणा जब अपनी ज़मीन में जाता है, तो वो स्टार्टअप कर सकता है, पंजाब का कर सकता है। उत्तराखंड का इसलिए नहीं कर सकता कि इतनी बिखरी हुई जोत है कि वो चाह के भी कुछ भी इनोवेटिव नहीं है संभव। इसके लिए सरकार ने योजना की थी कि अगर आप खुद गाँव वाले मिल करके स्वैच्छिक चकबंदी करें। स्वैच्छिक चकबंदी क्या है कि आप पूरी भूमि को एक मान लें। उस भूमि से अपेक्षित आप सड़कें और जो कॉमन स्पेस निकलना है, कोई पार्क का या कोई मतलब लेकिन चरघट सर ये वगैरह तो का। पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, क्योंकि सुनिए। देखो मैं बताऊँ कि आपने जो बात बता रहे हो ना कि हाँ। ये हम स्वैच्छिक चकबंदी कर लें। हुँ, हम एक ऐसे देश में रहते हैं कि अगर रेड लाइट जंप करने पर फाइन ना हो, तो ये देश का कोई भी नागरिक वहाँ पे रेड लाइट पे रुकेगा नहीं। देखिए हम हेलमेट हम इसलिए नहीं पहनते हैं कि हमारे को अपना सर चालान बचाना है। चालान बचाने के वो लिए। सिर्फ़ इसलिए पहना जाता है हुँ, कि चालान बचाना हाँ। है। तो यहाँ तो तो कानून के डर से ही होता है काम। तो अब जिस तरह हिमाचल में तो सरकार ने किया और लोगों को विश्वास में लेके किया। शुरुआत में तो हिमाचल से जब लोग पलायन से नीचे पंजाब के क्षेत्रों में काम करते थे और जब बताया गया कि भाई आइए काम कीजिए, कम रुचि ली लोगों ने। फिर जब कहा कि सेब के पेड़ आए हैं इसे लगाइए, प्रमोट किया, उसमें भी कम रुचि ली गई। उन्हें लगा कि ये मेरे गाँव में जो रोज़गार है, मैं शहर में जो कमाता हूँ उसी से मैं अपने परिवार को मनी ऑर्डर कर सकता हूँ। मगर जब वो सेब आए, गुणवत्ता के सेब सरकार ने लगवाए, फिर उसकी रेख-देख बताई। धीरे-धीरे आज हिमाचल की कहाँ पहुँच गया, आत्मनिर्भर बन गया। उसी तरीके से स्वैच्छिक चकबंदी पौड़ी में 1-2 स्थानों पे आई, सरकार ने उसको प्रोत्साहित किया और गणेश सिंह गरीब जो इस चकबंदी आंदोलन के बहुत बड़े नाम हैं और उस आंदोलन के द्वारा आम व्यक्ति को बताया गया किस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। कपिल डोभाल उसमें एक युवा साथी हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत जागृति के लिए यात्राएँ की, बल्कि अभी वो यहीं जोगीवाला के पास एक बिल्कुल सर। मिलेट्स कैफ़े चलाते हैं बूढ़ दादी नाम से। उन्होंने हमारे सारे जीवंत किए हैं पुराने नए
सारे कलेवर व्यंजन जो है उनको नए फ्लेवर में लेके आए हैं वो। नहीं, नए कलेवर में लेकर आए हैं। उनका जो तरीका है वो है बहुत बड़ा काम। तो चकबंदी को लेकर के, चकबंदी का अगर लोगों में जागृति हो, रुचि हो, तो हो भी रहा है। भई देखिए, मैं अपने परिवार में बात करके सहमति बना के या पड़ोसी से बना के करता ही हूँ। गाँव में अगर घर बनाना है, उसके बाद आँगन की बात है, चाचा जी आप दे दीजिए या आप मेरा वो ले लीजिए, पैसे ले लीजिए, होता ही है। जितना मैंने देखा ना, ये हुँ, लगभग 1000 में कोई एक आधा कोई कर हाँ, लेगा। हाँ, लेकिन अगर इसके ऊपर सरकार कानून बनाए, हाँ, चकबंदी सरकार अपनी तरफ से लेके आए, हाँ। तो इसको ज़्यादा आसानी से और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। नहीं बहुत सारे लोग जो शहरों में या दूसरे राज्यों में जाके छोटी-छोटी नौकरियाँ कर रहे हैं, 8-10 हज़ार रुपए की, वो अपने गाँव में आकर उससे कई गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। हाँ। लेकिन इसके लिए कहीं मेरे को लगता है कि होना चाहिए और कुछ। चकबंदी आने से मैं भी मानता हूँ और मैंने काफ़ी समय पे मैं इन लोगों से इनको पढ़ता रहा हूँ, बातचीत करता रहा हूँ। चकबंदी से हमारे जो पर्वतीय शहर भी अगर जो उग रहे हैं खेतों में, खेती वाले खेतों में जो एक नए शहर हमारे हो रहे हैं, वो भी खूबसूरत रूप में आए। आप बताइए पहाड़ में आप देवप्रयाग जाइए, आप कर्णप्रयाग जाइए, रुद्रप्रयाग या जितने छोटे शहर हैं या कुमाऊँ की तरफ अल्मोड़ा वगैरह में, सड़क पे जिनका घर है उनकी तो अपनी दुकान खुली हुई है। उसके बाद आपके पास अलमारी ले जाने के लिए भी जगह नहीं है हुँ, और उसी पे आपको पूरा रॉ मटेरियल सड़क से उठा करके आपको लेके जाना है और फिर घर बनाने हैं। मैं अपने गैरसैंण में देखता हूँ कि अब तो इतने इतने दूर तक आसपास के लोगों ने जो घर बनाए हैं, अब तो आधा किलोमीटर तक ईंटें सिर में जाएँगी और रात को ही सामान बालू गिरेगा और फटाफट वो उठा के खच्चरों में या कट्टों में ले जाके वो हटाएँ क्योंकि कल सुबह छोटी-सी सड़क है, जाम हो जाएगी। बिल्कुल। तो अगर ये सारी चीज़ें होती, उन पे सड़क की व्यवस्था होती या ले जाने की व्यवस्था होती, तो हम और खूबसूरत आने वाले क्योंकि जिस तेज़ी से हमारे सारे कस्बे बढ़ रहे हैं, बन रहे हैं, वो और स्वरूप में आते हैं। सर हम मेरे को लगता है हमारा टाइम तो बहुत ज़्यादा हमने ले लिया है आपका। एक लास्ट में एक क्वेश्चन जो काफ़ी देर से मेरे दिमाग में था। आपने अपने शुरुआती दौर में एक चुनाव लड़ने वाले थे, हाँ, लेकिन फिर नहीं लड़े। अब वो समय तो चलो अब हो चुका सर। अब आज क्योंकि जिस तरह की बातचीत मेरी आपसे हुई, मेरे को लगता है कि इस तरह के नॉलेज या इस तरह की बातचीत जो इस तरह के हमारे प्रदेश के दर्द को जो समझे, ऐसे लोगों को शायद हमारा विधायक बनना चाहिए। देखिए हमारे जितने मंत्री हैं वो ऐसे ही लोगों को होना चाहिए जो समझें और करें। तो क्या 2027 में हम आपको देखेंगे दोबारा चुनाव में? देखिए मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। हमारे यहाँ आप इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, आप अपनी पार्टी से निवेदन कर सकते हैं। उसके बाद पार्टी आपका सर्वे करेगी क्षेत्र में और जो सबसे बेहतर कार्यकर्ता काम कर रहा है, उसको टिकट दिया जाएगा और बाकी लोग सब उसको जिताने के लिए क्योंकि अपनी पार्टी की सरकार बननी है। क्योंकि मेरा गौरव है अगर मेरा विधायक ही नहीं हुआ, तो मेरे लिए उतनी असहजता है प्रशासनिक तरीके से काम करने में और अगर मेरी सरकार बन गई, तो मैं जिस ब्लूप्रिंट के साथ, जिस संकल्प के साथ लोगों के बीच में जा रहा था, वो सहज हो जाएगा। भाई हमारी सरकार है, तभी आप कह रहे हैं कि जनसंख्या कानून कब आएगा? हमारी सरकार है तो आप हमसे अपेक्षा करते हो सवाल करेंगे कि गैरसैंण राजधानी कब बनेगी? सवाल हम पे तभी होंगे कि जब हमारी सरकार होगी। तो इसलिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, अगर पार्टी के पैरामीटर पे आते हैं, उनके सर्वे में आते हैं और परिस्थितियाँ बनती हैं, तो भाजपा का कार्यकर्ता ही जो चुनाव लड़ रहा होता है, वो अकेला नहीं लड़ रहा होता है। या कांग्रेस का लीडर है उसको सारे संसाधन जुटाने हैं तब लड़ना है, यहाँ कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ढांचा अलग है, जिसको टिकट मिल गया हर आदमी प्रत्याशी की करके बूथ पे लड़ता है और जीत के लिए लड़ाई लड़ता है। सर जब पहली बार आपने चुनाव का पर्चा भरा था, उस समय भी आप हाँ, भाजपा में ही थे, हाँ, उस समय क्या लेकिन हुआ आपने भरा था निर्दलीय। हाँ, नहीं ऐसा हुआ था कि मैंने पार्टी से टिकट माँगा। मेरी बहुत कम उम्र में उस समय मतलब कितना आप समझदारी के हिसाब से मैं 29-30 साल का रहा था उस समय या और कम होगा। तो मैंने टिकट माँगा और अच्छा जब बड़े नेता कहते हैं हाँ ठीक है देख लिया जाएगा तो वो शायद मैंने ब्रह्म वाक्य मान लिया कि ठीक है। तो मैंने जोश में आके फ़ोटो भी खिंचा ली, पोस्टर के लिए भी बोल दिया, सब कुछ बोल दिया और ऐसा स्थापित नेता तो मैं नहीं था कि मुझे चंदा मिल जाए या मेरे पीछे इस तरह का एक बड़ा वर्ग हो या मेरा दायरा ही इतना बड़ा हो। वो पिताजी के पैसे और वो एफडी के पैसे जो उनके पास या बचत होगी जो भी था। तो मैं टिकट के लिए लगा रहा अपने बड़े नेताओं के साथ भी माँगता रहा
और उत्तर प्रदेश से आया था तो उत्तर प्रदेश के नेताओं से भी जो प्रभावशाली थे उनसे भी निवेदन किया कि आप बोल दीजिए। जब नहीं मिला तो क्या होता है कि टिकट न मिलने पे अगर समझदारी ना हो, मुझे लगता है आज वो समझदारी मैं महसूस करता हूँ एक कार्यकर्ता के नाते कि टिकट एक को मिलेगा और आपकी नाराज़गी दूसरी चीज़ है, कार्यकर्ता का धर्म बहुत बड़ी चीज़ है। उसमें मुझे लगा ये मेरी निजी हार है, मेरी उपेक्षा हुई, मैं बताऊँगा। और जबकि जनाधार उतना बड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, भाई मेरे परिवार के या मेरे रिश्तेदार या थोड़े बहुत मेरे परिवार को जानते हैं, वही दायरा हो सकता है। और एक निजी का कोई क्षेत्रीय दल भी नहीं, निजी व्यक्ति अगर लड़ेगा तो उसका एक अपना छोटा-सा परिचय होता है। तो मैंने निर्दलीय नामांकन किया। निर्दलीय नामांकन के बाद हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने कहा और उन्होंने समझाया कि ये कुछ दिनों का कालखंड है। कुछ 100 वोट मिलेंगे, 1000 भी नहीं, कुछ 100 वोट मिलेंगे और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। जीतना है नहीं और उसके ये आकलन आप भी कर रहे हैं कि जीत नहीं मिलेगी और उसके बाद आप एक कार्यकर्ता हो, दिन-रात काम करने वाले हो, एक टीम के साथ काम उसके बाद दूसरे दिन सुबह आप कहाँ जाओगे? क्योंकि आप भाजपा के रहे ही नहीं। आप पार्टी के पास भी नहीं जा पाओगे और आप पार्टी से अलग हो चुके हो, आप पे एक कलंक ये भी है। तो इसलिए समझदारी के साथ और देखिए ईगो मसाज जिसे कहते हैं कि मनाना वगैरह जो होता है, जहाँ आदमी को लगता है कि हाँ, मेरे बड़े कह रहे हैं, वो मुझे करना चाहिए। तो हमने नाम वापस लिया और पूरे मनोयोग से काम किया और सदैव काम कर रहे हैं। तो जो पैसा खर्च कर चुके थे सर, उसका क्या हुआ? नहीं, नहीं, वो तो कहाँ मिलता है, वो कहाँ हुआ है, वो क्योंकि तो हमारी इच्छा से हुआ। तो ठीक है, उसमें क्योंकि कुछ आर्मी बैकग्राउंड से मैं भी आता हूँ, हाँ, अगर पिताजी के हाँ, ऐसे मतलब डिफेंस हाँ, सर्विसेज़ वालों के अगर हाँ, ₹2 भी खर्च हो जाएँ, हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ी-सी हमारी स्थिति आर्थिक ये थी कि मेरा परिवार आयुर्वेद से जुड़ा हुआ परिवार है। मेरे दादाजी उस क्षेत्र के नामी वैद्य थे कि जो सुबह मरीजों को देखना शुरू करें तो रात तक दिन का लंच कभी नहीं करते थे वो क्योंकि भीड़ इतनी रहती थी। और ऐसी संपन्नता तो नहीं थी मगर हम कह सकते हैं कि थोड़ा स बाकी समाज से ज़्यादा थोड़ी स्थिति थी और उनके वर्ड्स पे हो सकता है कि क्षेत्र के जो लाला जी हों, बड़े व्यवसायी उन्होंने पैसा दे दिया कि भई आप कर दीजिए। तो अच्छा, मुझे लगा कि नामांकन में कुछ जो गाड़ियाँ जाती हैं, जो उस दिन थोड़े बहुत खर्चे होते हैं, उसके बाद थोड़े दिन भ्रमण का जो उस दिन का 5-6 दिन का जो कालखंड था, हफ्ते भर का, हुँ। उसमें जो भी हुआ, वो हमने अपने बचपने के नाम सौंपते हुए भूल गए उसको। तो सर हाँ। अब क्या कहते हैं 27 में हम आपको देखेंगे फिर से मैदान में? मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दिखेगी, हमारे पार्टी के लोग दिखाई देंगे। सबसे बड़ा संतोष तो ये है कि हमारी सरकार आए। उसमें निजी रूप से अगर मुझे मेरी पार्टी कहीं विचार करती है, तो ठीक है, हमारे जो साथी दिन-रात काम कर रहे हैं और वो भी प्रामाणिक काम कर रहे हैं। उनकी निष्ठा में दिन-रात काम करने में कोई शक नहीं है। मेरा निजी तौर पे मैं इच्छा मेरी हो सकती है, मगर मैं ये भी ईमानदारी से करता हूँ कि वो हो सकता है कहीं ज़्यादा भी काम कर रहे हों, उनकी रीच ज़्यादा हो। तो उनमें जिसको दिया जाएगा, तो पार्टी देखी। मतलब आपकी खुद की इच्छा है? नहीं, सदैव हर व्यक्ति तो है, लगातार जब हम तब से निवेदक के रूप में हैं, तो निवेदक बने हैं, आगे भी तो रहेंगे। हम भी चाहेंगे कि आप जल्दी ही विधायक बन के आएँ चलिए, आपके और धन्यवाद। हम दूसरे पॉडकास्ट करें आपके साथ विधायक के तौर पे। वैसे तो हाँ, मैं आज हमारी जितनी चर्चा हुई, जी, तो समय हमने बहुत ले लिया आपका, जी, लेकिन धन्यवाद। बहुत सारे प्रश्न मेरे अंदर अभी भी हैं। हाँ, नहीं बताइए तो हम उसको नहीं, आज हम समय बहुत ले चुके नहीं, हैं, हम चाय तो पे हम बात कर दोबारा लेंगे। मैं ये चाहूँगा कि हम दोबारा हाँ, हाँ, किसी दिन ज़रूर, ज़रूर। उन प्रश्नों के साथ फिर दोबारा बैठें हाँ और जी, फिर दोबारा चर्चा करें। ठीक। आज के लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा धन्य अमित जी और आज मुझे भी आपका जिस तरीके से चीज़ों से कनेक्टेड है और खासकर पहाड़ से जुड़े, बात उत्तर देने की नहीं है, बात सवाल भी है, जो मौलिक सवाल है, जनता के सवाल है और जिनको क्योंकि कई तो ऐसे ग्लैमर वाले सवाल हैं कि जो शहर के सवाल हैं, या चलते-फिरते जो एक-दूसरे ने फलाँ ये करे, कह रहे हैं, मगर वाक़ई जिन पे कोई नहीं झाँक रहा है, जिन पे कोई बात नहीं कर रहा है। तो और मैं पत्रकारिता को देख रहा हूँ कि पहले-पहले जब राज्य इसको आप भले ही एडिट कर दें कि जब राज्य बना था, तो हमारे 1-2 चैनल थे। तो हम उसमें देखते थे कि वहाँ बाघ ने हमला किया, यहाँ लैंडस्लाइड हो गया, यहाँ बस गिरी, यहाँ जनता ये काम कर रही, यहाँ ये व्यक्ति पेड़ लगा रहा है, ये पक्षी बचा रहा है। इस तरह की खबरों से शाम को आधा घंटे के पैकेज में हमें पूरे उत्तराखंड के दर्शन होते थे। दुःख भी था, उम्मीद भी थी, आश्चर्य भी था और खुशियाँ भी थी। आज जब हम बुलेटिन देखते हैं तो एक इस कमरे में कांग्रेस से बाइट ली उसका जवाब
बीजेपी वाले के घर गया और पूरे आधे घंटे में वो शहर से 3 किलोमीटर से बाहर खबर ही नहीं हो पाती, वो पैकेज केवल बयानों तक रहता है। तो अच्छा है कि मौलिक और हम जैसे काम करने वालों के लिए ये ज्ञानवर्धन की चीज़ है ये प्रश्न, कि जो हमारे प्रति ज्ञान भी बढ़ाते हैं और हमारे विज़न को प्रति भी कहीं-कहीं मदद करते होंगे। तो इसीलिए मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद सर।